एक्वेरियस सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर ज़ोडियक्स में से एक है। तो फिर वो डर के मारे काम क्यों रही है और कह रही है कि अगर वो वहां पहुंच गया तो सबकी वाट लग जाएगी। कुछ दिन पहले राम का संत यांग वेई, जिसे बेहद ताकतवर माना जाता था, एक ऐसे आदमी के हाथों मारा गया जिसे होना ही नहीं चाहिए था। बस इतना पता है कि वो पूरी तरह एकतरफा लड़ाई थी, और अगर उसके जैसा ज़ोडियक भी कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि ये काम सिर्फ 12 ज़ोडियक्स में से किसी एक का ही हो सकता है। लेकिन कौन सा ज़ोडियक बाकी लोगों को मार रहा होगा? हमारा मुख्य किरदार यांग को खत्म करता है और उसे ताकतवर बनने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे अभी 10 और लोगों को मारना है। 12 ज़ोडियक्स इंसानों की ताकत की चोटी थे, जिन्हें देवताओं ने मानवता की रक्षा के लिए चुना था। लेकिन उनमें से कोई भी उन जीवों का पूरी तरह सफाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी शोहरत और खास सुविधाएं खत्म हो जाती। उनका प्लान हमेशा बस इतना करने का था कि काम चलता रहे। लेकिन उन 12 में एक ऐसा इंसान था जिसका प्लान अलग था। लेजेंड सबसे ज्यादा ताकतवर था, लड़ाई का दीवाना, जो इस सब का हमेशा के लिए अंत करना चाहता था। इसी वजह से जब ग्रुप सबसे मुश्किल मिशन क्रिम्सन आई के लिए इकट्ठा हुआ तो सब कांप उठे और कहने लगे कि ये नामुमकिन है। एक्वेरियस तो डर के मारे जमीन पर गिर गई और उसकी पैंटी तक गीली हो गई। वही ली जुन सीधे बॉस का सामना करता है और हमला करते हुए बैकअप मांगता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सब लोग भाग रहे होते हैं। बॉस का ध्यान भटकाने का कोई तरीका न होने की वजह से उसे अकेले ही उसका सामना करना पड़ा और इसी तरह अंतहीन लड़ाई शुरू हो गई। लेजेंड को अंदाजा नहीं था कि वहां कितनी बेहिसाब संख्या में जीव मौजूद है। समय लगातार बीतता गया। लड़ते हुए वो सोचता रहा कि क्या कोई कभी वापस आएगा भी या नहीं, कम से कम ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर चुका है। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल डंगन में 2 दशक फंसे रहने और एक हाथ गवा देने के बाद आखिरकार वो आखिरी मॉब तक पहुंच गया। लेकिन उसे खत्म करते ही पूरी जगह ढहने लगी। जिंदा दफन होते हुए उसने सोचा कि ये कितना कड़वा अंत है। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वो शायद शानदार जिंदगी जी रहे होंगे, जबकि वो यहाँ अकेला मरने वाला था। और इसी के साथ लेजेंड की जिंदगी खत्म हो जाती है। शहर तबाह हो चुका है और हर तरफ आपदाओं का कहर है। 2 नौजवान अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, भागो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उस तरफ मत जाना? दूसरा जवाब देता है, मुझे कैसे पता होता? आज तो सुरक्षित दिन होना चाहिए था। मैं कैसे जानता कि हाई लेवल कैलमिटी यहाँ जाएगी? सिंग वाला कुत्ते जैसा एक राक्षस और उसके साथ कई दूसरे जीव उनका पीछा कर रहे हैं। लड़कों में से एक रोने लगता है, अब तो हमारी खैर नहीं, भविष्य बताने वाले ने कहा था। आज मेरी मुलाकात एक अविश्वसनीय राक्षस से होगी। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी उन जानवरों में से एक छलांग लगाकर उनके बीच आ गिरता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। एक लड़का जमीन पर गिरकर रोने लगता है, जबकि दूसरा चारों तरफ से घिर जाता है और कहता है, धत तेरे की, अगर लिघम डेविल्स टावर से जिंदा लौट आया होता तो ऐसी चीज कोई समस्या ही नहीं होती। वो डेविल्स टावर की तरफ देखता है, वही टावर जिसमें लिघम बहुत समय पहले 12 संतों के साथ गया था। तभी उसके दरवाजे खुलने लगते हैं और उनके सामने एक विशाल रोशनी दिखाई देती है। अगले ही पल वो रोशनी हर तरफ फैल जाती है और पूरे इलाके में धमाके की तरह फूट पड़ती है। दोनों लड़के खुद को उस विस्फोट से बचाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद टावर के विस्फोट से हुआ नुकसान साफ दिखाई देने लगता है। अरे अभी क्या हुआ? मुझे नहीं पता, जिमी। ढहते हुए टावर से एक इंसान बाहर निकल रहा है। एक इंसान। दोनों अविश्वास से उसे घूरते रह जाते हैं। दूर मलबे के बीच धूल में एक अकेली आकृति खड़ी है। उन हरामियों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ में छुरा घोंपने की और मुझे जाल में फंसाने की? तुम सब मर चुके हो। मैं तुम में से एक एक के पीछे आने वाला हूँ। मलबे के बीच दोनों लड़के आधे दबे पड़े सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या और वो आदमी कौन है। तभी कुत्ते जैसे राक्षसों में से एक हमारे मुख्य किरदार के पैरों तले कुचल जाता है। वो उसका सिर रौंद देता है और लड़के यकीन नहीं कर पाते कि ये ऑरेंज क्लास कैमिटीज हैं, जिनसे लड़ने में हाई रैंक अवेकन भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं, राक्षसों से ज्यादा चींटियों जैसे हैं। लिगम मुस्कुराते हुए बाकी राक्षसों को पकड़ लेता है और उन सब के ऊपर खड़ा हो जाता है जिन्हें वो पहले ही हरा चुका है। फिर वो एक तरफ नजर डालता है और उसी पल गायब हो जाता है।
अचानक वो दोनों लड़कों के ठीक सामने खड़ा होता है और दोनों सदमे में जम जाते हैं। वे पीछे लड़खड़ाते हुए चिल्लाते हैं, रुको रुको, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? प्लीज हमें जाने दो। लिगम रुक जाता है। रुको, तुम इंसान हो? अच्छा, फिर अब रास्ता साफ है, सही? दोनों सिर्फ राहत की सांस ले पाते हैं। कौन? हम बच गए। क्या तुमने उस आदमी को टावर से निकलते देखा? क्या ये पागलपन नहीं है? दूसरा अपना सिर हिला देता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस टावर से कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ सकता। शायद टावर गिरते वक्त कोई हादसा हुआ होगा और वो यहाँ आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वे ये बातें कर रहे थे, उनके पीछे एक परछाई उठ खड़ी हुई। दोनों वहीं जम गए। एक और राक्षस उन्हें घूर रहा था। हमारा मुख्य किरदार बस उसकी तरफ मुड़ा, पूरी तरह शांत। उनमें से एक घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वुल्फ बॉस है, जंगरन। वही दूसरी तरफ वो उस जानवर को ऐसे देख रहा था जैसे वो कुछ भी न हो। तभी राक्षस ने अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उसने हमला छोड़ दिया। एक विशाल धमाका सीधा उनकी तरफ आया। दोनों लड़के बस खुद को बचाने की कोशिश कर सके। हमला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ निकल गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो उन्होंने हैरानी से चारों तरफ देखा। क्या उसने अभी हमें बचाया? हमारा मुख्य किरदार धीरे से गाली बड़बड़ाया, फिर आगे छलांग लगाकर वुल्फ बॉस पर हाथ दे मारा। तू बस एक गंदा आवारा कुत्ता है। उसने उसे नीचे दबा दिया और एक मुक्का मारा। सिर्फ उसी टक्कर की ताकत से वुल्फ बॉस पूरी तरह कुचल गया। दोनों नौजवान बस उसे देखते रह गए। फिर हमारा मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए जमीन पर उतरा और आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह पड़ा था। बॉस पहले ही हार चुका था। वो आराम से खड़ा होकर उन दोनों लड़कों को देखने लगा, जबकि वे जिंदा बच जाने के लिए भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। अब उन्हें सच में लगा कि सब खत्म हो गया। तभी उसने आवाज लगाई, ओए तुम दोनों। दोनों उछल पड़े और तुरंत बोले, जी सर, जी सर, जाकर मेरे लिए कुछ खाना खरीदो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों बस उसे घूरते रह गए और वो थोड़ा असहज दिखा। ओह, और कपड़े भी, पहनने के लिए कुछ नया चाहिए। दृश्य बदलता है और अब वे एक छोटी सी दुकान के अंदर हैं। हमारा मुख्य किरदार प्लेट पर प्लेट खाना साफ करता जा रहा है, जबकि लड़के बिल देखकर हैरान है। उसने इतना खाना खा लिया जितना 10,000 रेस खर्च करके 120 लोगों को खिलाया जा सकता था। जब वे कहते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो खाली प्लेटों के ढेर को देखते हुए आराम से कहता है कि उसने तो खुद को रोका हुआ था। ऐसा रोकना भी पागलपन था। उनमें से एक बोल पड़ा, क्या मतलब खुद को रोका हुआ था? वो जवाब देता है, क्या तुम दोनों ने नहीं कहा था कि तुम्हारी जान बचाने के बाद मैं जो चाहूं वो दिलाओगे? फिर वो जोड़ता है, मेरे लिए एक और प्लेट ले आओ। दोनों घबराकर उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि उनके पास और पैसे नहीं हैं। फिर उनमें से एक पूछता है, जंग, आप क्या है? कोई डिसाइपल, कोई डिवाइन कैप्टन? और आप टावर के पास क्या कर रहे थे? वो जवाब देता है, क्या मतलब? मैं तो अभी टावर से बाहर आया हूँ। फिर तुम दोनों से मिला। दोनों उसे घूरते रह जाते हैं। आप टावर से बाहर आए, लेकिन वो उस बात को नजरअंदाज कर देता है। छोड़ो, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम लोग बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हो, फिर भी मैं तुमसे मैजिक पावर महसूस क्यों कर सकता हूँ? उनमें से एक समझाता है कि वो एक डिसाइपल है। फिर वे पूछते हैं कि क्या हमारा मुख्य किरदार भी ऐसा ही है, कोई ऐसा इंसान जिसे किसी भगवान के आशीर्वाद से अवेकनी मिली हो। ये सुनकर वो हंस देता है, वे कूड़े जैसे भगवान, मैं उन हरामियों का शुक्रगुजार क्यों रहूंगा? लेकिन तभी वो रुक जाता है। चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखकर वो सदमे में जम जाता है। आईना, मुझे अभी एक आईना दो। एक कर्मचारी उसे आईना दिखाता है और वो इतनी तेजी से वहां पहुंचता है कि मेज पर रखा सब कुछ गिरा देता है। वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और अपने चेहरे को घूरता है। रुको, क्या मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया? वो अविश्वास से खुद को देखता रहता है। फिर उसे याद आता है कि टावर के अंदर उसकी हालत कितनी खराब थी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, कई जगह से मांस गायब था, उसके सिर का आधा हिस्सा तक नहीं था। उन घावों का ठीक होना लगभग नामुमकिन होना चाहिए था, कम से कम अपनी ताकत गवाए बिना तो नहीं। लेकिन अब उसे कुछ और दिखाई देता है। उसका बायां हाथ वापस आ चुका था। और मेरे हाथ पर ये अजीब निशान क्या है? वहां एक गोलाकार सांप का चिन्ह बना हुआ था। अचानक वो निशान तेज चमकने लगता है और उसके हाथ में इतनी भयानक पीड़ा दौड़ जाती है कि नसें उभर आती है और वो अपना हाथ पकड़ लेता है। तभी सिस्टम विंडो उसके सामने दिखाई देने लगती है। आपने मृत्यु का अनुभव किया है। आपने एक असंभव उपलब्धि हासिल की है। आपके पुराने स्टैट्स
आपके नए शरीर में ट्रांसफर किए जाएंगे। टावर की सभी उपलब्धियां एक्सपी में बदली जाएंगी। आपने एक डिवाइन स्किल प्राप्त की है। आपकी पिछली जिंदगी की सभी यूनिक स्किल्स और ट्रेट्स विरासत में मिलकर परिवर्तित हो चुके हैं। अब आप फ्यूकस की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हमारे मुख्य किरदार के पीछे एक सांप का चिन्ह दिखाई देता है, जबकि दर्द लगातार उसके शरीर को चीरता रहता है। फिर अचानक उसकी चेतना कही और बहने लगती है। वो अपने स्पिरिचुअल सी को अनगिनत आकाश गंगाओं के बीच तैरता हुआ देखता है और उसके सामने एक विशाल सांप उसे देख रहा होता है। हमारा मुख्य किरदार धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही उसे छूता है, दोनों से रोशनी निकलने लगती है। फिर अचानक वो वापस उसी खाने की दुकान में होता है और खुद से पूछता है, क्या अभी क्या हुआ? लड़कों में से एक जल्दी से उसके पास आता है। रयोंग, आप ठीक है? बस जानकारी के लिए, रयोंग वो नाम लगता है जिससे वे हमारे मुख्य किरदार को बुला रहे हैं, लेकिन उसका असली नाम लियोंग है। अभी भी सदमे में वो पूछता है, क्या तुम लोगों ने अभी वो सांप नहीं देखा? दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कोई सांप नहीं देखा, हमने तो बस आपको खड़े होते देखा। फिर अपने कपड़े उतारना शुरू किया और आईने में खुद को घूरते हुए देखा। फिर आपने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और किसी पागल इंसान की तरह चिल्लाने लगे। इसका मतलब दूसरे लोग उसे देख नहीं सकते। वो अपने हाथ को घूरते हुए यही सोचता रहता है। उधर लड़के उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं कि जितनी देर वो उसे देखते हैं वो उतना ही अजीब लगता जा रहा है। तभी हमारे मुख्य किरदार को फिर वही ऊर्जा महसूस होती है और एक और सिस्टम विंडो उसके सामने दिखाई देती है। आप ऑफिस के मालिक बन गए हैं। उसके सामने और विंडो खुलने लगती है। लियोंग, देवताओं की 13वीं सीट ऑफ ऑफिस का मालिक। अवेकन नेम, वो व्यक्ति जो सारी सृष्टि को कुचल देता है। और भी विंडो उसकी क्षमताओं के बारे में बताती है। उनमें से एक कहती है, आपने फ्रैंक सुपर रिजेनरेशन प्राप्त किया है। आपके शरीर को हुआ कोई भी नुकसान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपका शरीर नया कर दिया गया है। एक अस्थायी पेनल्टी लागू है। शारीरिक क्षमता 50% कम कर दी गई है। बाकी समय 10,032 घंटे। तो उसके शरीर में आया बदलाव इसी स्किल की वजह से था। उसने दूसरे संतों के पास कभी ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात, उसे किसी भी भगवान की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। जो भी हुआ हो, उसका शरीर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसलिए कम से कम वो हिस्सा बुरा नहीं था। असली सवाल ये था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे उन लोगों की याद आती है जिन्होंने उसे धक्का देकर छोड़ दिया था और बॉस के सामने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, उन सभी संतों को खत्म करना जिन्होंने उसकी पीठ में छुरा घूंपा था। सिर्फ ये सोचकर कि वो उन हरामियों के साथ क्या करेगा, वो उत्साहित हो जाता है। उसे देख रहा लड़का उसके चेहरे का भाव देखकर डर जाता है। फिर दृश्य बदलता है और विस्फोट वाली जगह दिखाई देती है जहां लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, जबकि मेडिक्स और तमाशबीनों की भीड़ जमा है। कोई पूछता है, क्या ये सच है कि कभी न टूटने वाला डेविल्स टावर ढह गया? दूसरा जवाब देता है, हाँ, पूरी दुनिया इस खबर से पागल हो जाएगी। वो टावर इस जगह की पहचान था। फिर वे सोचने लगते हैं कि क्या ये लेगोल के अनुयायियों का काम था या फिर ऐसे डिसाइपल्स का जो दूसरे डिसाइपल से नफरत करते हैं। कोई पास पड़े राक्षसों की तरफ इशारा करता है। ऐसे जानवरों से लड़ने में हाई रैंक संतों को भी मुश्किल होती है। तो फिर इन्हें किसने मारा और डेविल्स टावर को किसने तबाह किया? तभी कोई पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि लियोंग बच गया और वापस आ गया? जवाब सीधा था, किसी को नहीं पता, लेकिन पूरी घटना कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद दृश्य एक इमारत में बदल जाता है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी भीड़ जमा है। कैमरों की फ्लैश चमक रही है और रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यंगी, कृपया बताइए आपके हिसाब से क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि लियोंग के बचने की कोई संभावना है? कहानी की शुरुआत में दिखा भारी शरीर वाला आदमी चुप रहता है और बस आसपास मौजूद लोगों को देखता रहता है। उसका नाम यांग वेई है, एरिज कॉन्स्टलेशन का संत। वो सिर्फ इतना कहता है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। फिर वो बेचैन दिखते हुए वहां से चला जाता है, जबकि भीड़ लगातार जवाब मांगती रहती है। क्या मतलब आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी? अगला दृश्य उसकी कार में पहुंचता है जहां वो गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। धत तेरे की, लियोंग, 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 लियोंग। हर कोई उसी हरामी के बारे में जानना चाहता है। आज मैंने उसका नाम कितनी बार सुन लिया। फिर वो सोचता है कि क्या लियोंग सच में जिंदा हो सकता है। उसे अतीत में हमारे मुख्य किरदार का टूटा फूटा शरीर याद आता है और वो खुद से पूछता है कि क्या कोई इंसान
उस टावर के अंदर 20 साल तक जिंदा रह सकता है। नहीं, ये नामुमकिन होना चाहिए। वहां हजारों डेमोनिक बीस्ट रहे होंगे और उनमें से हर एक हाई रैंक का था। उनके लिए तो बिना उसके बाहर निकल आना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, जबकि उन्होंने स्कारलेट होरस को भी मार दिया था। तो फिर वो ऐसी जगह में जिंदा कैसे रह सकता था? उसकी अपनी शक्तियों के रिएक्शन से उसका शरीर पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और उनकी तरह उसे कभी देवताओं की सुरक्षा भी नहीं मिली थी। लेकिन फिर अगर वो सच में वापस आ गया हो तो वो इस बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर लियोंग सच में लौट आया है तो फिर सब खत्म हो चुका है। दृश्य फिर हमारे मुख्य किरदार पर लौटता है जो एक फोन देख रहा है। जैसा मैंने सोचा था, शुरुआत में सबसे पहले उस हरामी को कुचल कर करूंगा। फिर कहानी एयरपोर्ट पहुंचती है। जैसे ही एक विमान उतरता है, एक आदमी उससे बाहर निकलता है और कोई उसका स्वागत करता है। स्वागत है। 12 कॉन्स्टलेशंस में से एक मिस्टर ह्यूगो ओटर से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये वही सुनहरे बालों वाला आदमी है जो कहानी की शुरुआत में हमारे मुख्य किरदार के साथ फ्राइड चिकन खा रहा था। यहाँ वो पूरे स्टाइल में तैयार होकर आया है और एक बार फिर हमें बताया जाता है कि वो सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन का संत ह्यूगो ओटर है। वो पूछता है, प्रधानमंत्री कहाँ है? जवाब मिलता है, वो अपने निवास पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी गाड़ी उधर तैयार है। ठीक है, चलो। आसपास मौजूद लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वो कितना शानदार दिखता है। उनके लिए यही एक सच्चे चुने हुए इंसान की पहचान थी। गाड़ी में बैठने के बाद ह्यूगो चुपचाप सोचता रहता है। तभी उसकी नजर अपने कांपते हुए फोन पर पड़ती है। फिर वही रिपोर्टर्स। यकीन नहीं होता कि लोग अभी भी ये कहानियां फैला रहे हैं कि लियोंग जिंदा है। तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई देता है। 20 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। वो फोन उठाता है, उसे पलटकर देखता है और सोचने लगता है। उसे वो बात याद आती है जो उससे पहले कही गई थी, तुम कल मरने वाले हो। फिर उसे हमारा मुख्य किरदार याद आता है जिसका चेहरा बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कह रहा था, ताओसुकी, तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा क्यों है? जब उन्होंने डेविल्स टावर पर हमला किया था तब ह्यूगो लियोंग के कहने पर टावर से बाहर निकलकर बाहर मौजूद आपदा राक्षसों से लड़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी आशंका गलत साबित होगी और जियान सुरक्षित वापस आ जाएगा। लेकिन फिर वो बुरी तरह घायल हालत में लौटा और पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ। जो संत मुख्य किरदार के साथ टावर में गए थे वे उसे वही छोड़कर लौट आए थे और सिर्फ स्कारलेट आइस का सिर लेकर वापस आए थे। क्योंकि उस उपलब्धि को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए मुझ समेत 12 संतों को नायकों की तरह सराहा गया और उससे उन्हें और ताकत मिली। बाद में अस्पताल में भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि जियान मर चुका है, इसलिए वो लगातार लोगों से उसे ढूंढने की गुजारिश करता रहा। लेकिन उस लालची हरामी ने उसकी बात काट दी। ह्यूगो, अब बहुत देर हो चुकी है। वो था गिलुई मोरांग, कैंसर कॉन्स्टलेशन का संत। उसने उसे याद दिलाया कि उस टावर से कितनी आपदाएं निकली थी और कहा कि ये सोचना बेवकूफी है कि जियान वहां से जिंदा बच सकता था। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि अगर उसे इतनी चिंता है तो वो खुद जाकर एमसी को ढूंढ ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो संतों की संख्या 12 से घटकर 11 रह जाती। ह्यूगो बस बेबस और गुस्से में वहां खड़ा रह गया। वर्तमान में लौटकर भी वो सोच में डूबा हुआ था और खुद से कह रहा था कि जियान चाहे कितना भी ताकतवर रहा हो, उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। और अब इतने सालों बाद तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, सर ह्यूगो, प्रधानमंत्री का फोन है। स्क्रीन पर कॉल चमक रही थी। ह्यूगो ने फोन उठाया और प्रधानमंत्री ने जल्दी से पूछा कि क्या वो उनकी आवाज सुन पा रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ह्यूगो ने डेविल्स टावर के ढहने की खबर देखी है। ह्यूगो ने उसे पुरानी बात समझकर टाल दिया। उसने माफी मांगी, लेकिन कहा कि अगर ये फिर से जियान को ढूंढने की बात है तो वो मना कर देगा। उसके लिए मुख्य किरदार उसी दिन डेविल्स टावर में मर चुका था। वहां जो कुछ भी अब हो रहा था वो शायद उसके अनुयायियों का काम था। और अगर इस घटना का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री ने उसकी बात काट दी। नहीं, बात वो नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया को अभी अभी एक जरूरी खबर मिली है। कुछ देर पहले उस लाइन पर एक कॉल आया था। ह्यूगो रुक गया। कौन सी लाइन? वो प्राइवेट हॉटलाइन जो सिर्फ जियान के लिए बनाई गई थी। ये सुनते ही ह्यूगो जड़ हो गया। उसने जोर से पूछा, क्या ये सच है? फिर घबराहट में बेचारे ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। तभी ह्यूगो को कुछ याद आया। शायद जो कॉल उसे पहले आई थी उसका इससे कोई संबंध हो।
उसके फोन में 30 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल मिलाई। जैसे ही कॉल जुड़ी, दूसरी तरफ से आवाज आई, ओए टायसन, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर ह्यूगो को जोर का झटका लगा। फिर अविश्वास के बीच उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस तरह वो बोल रहा था, सच में वो वही हो सकता है। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी घुमाकर वापस एयरपोर्ट चलने का आदेश दिया। ड्राइवर ने उसके शेड्यूल की वजह से झिझक दिखाई, लेकिन ह्यूगो गुस्से में बोला, अभी के अभी एयरपोर्ट चलो। दृश्य फिर उस छोटी दुकान में लौटता है जहां जियान मजाक करते हुए कहता है कि टायसन बड़ा हो गया है और उसकी कॉलिंग स्किल भी बेहतर हो गई है। लड़कों में से एक पूछता है कि वो किसे फोन कर रहा था और वो आराम से जवाब देता है कि बस किसी आदमी को। फिर वो बताता है कि ये चीज सेल फोन कहलाती है और काफी दिलचस्प है। वो 2005 में टावर के अंदर गया था, इसलिए अगर अब 2025 चल रहा है तो दुनिया काफी बदल चुकी है। लड़का हैरान रह जाता है कि ये उसका पहली बार सेल फोन इस्तेमाल करना है। वो समझाता है कि इससे इंटरनेट चलाया जा सकता है और खबरें व वीडियो भी देखे जा सकते हैं। ये सुनकर जियान उत्साहित हो जाता है ताकि वो मुख्य किरदार के बारे में खबरें खोज सके, और हाँ, सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली खबरें भी। स्क्रीन पर ढेर सारे आर्टिकल्स खुल जाते हैं। एमसी चुपचाप उन्हें पढ़ने लगता है, जबकि लड़का हैरानी से उसे देख रहा होता है। तभी जियान की नजर कमेंट्स पर पड़ती है। कुछ लोग कह रहे थे कि उसका वापस आना नामुमकिन है, जबकि दूसरे लोग दावा कर रहे थे कि अगर वो सच में लौट आया है तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने लायक ताकत रखता है। एक और कमेंट करने वाला उसे कूड़ा कहता है और कहता है कि अगर वो भी 12 संतों जैसा है तो उसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद रिप्लाई सेक्शन पूरी तरह गालियों और बहस से भर जाता है। कमेंट सेक्शन पूरी तरह अराजकता में बदल जाता है। मुख्य किरदार इतना गुस्सा हो जाता है कि वो लगभग फोन ही तोड़ देता है और बेचारा लड़का उससे विनती करने लगता है कि फोन मत तोड़िए। वो गुस्से से भरा हुआ था कि स्कारलेट आइस को मारने का श्रेय उन हरामियों को दिया जा रहा है। उस समय तो वे डर के मारे कांप रहे थे और अब सारी उपलब्धि अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि इससे उसके लिए कुछ नहीं बदलता, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। ये ख्याल आते ही वो अचानक रुक जाता है। वो और खोजबीन करता है और जियान की मौत के बाद क्या हुआ था इस पर एक खास रिपोर्ट ढूंढ लेता है। उस समय एमसी ने तय किया था कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी सारी संपत्ति अनाथालयों और स्कूल फाउंडेशनों को दान कर दी जाए। अब वो सोचता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसलिए वो और तलाश करता है। लेकिन खबर में लिखा था कि 12 संतों ने उसकी मौत पर शोक मनाया और उसके बलिदान की तारीफ की। उसमें ये भी दावा किया गया था कि उसने अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने रेलिक्स भी 12 संतों को सौंप दिए थे ताकि दुनिया को बचाने का उसका सपना उनके जरिए आगे बढ़ सके। उन 12 में से सिर्फ सैजिटेरियस के संत ह्यूगो ने इसे स्वीकार नहीं किया था। यानी सीधी बात ये थी कि उन हरामियों ने उसकी सारी चीजें हड़प ली थी। मुख्य किरदार का पारा चढ़ जाता है। वो लड़के का फोन कुचल देता है और कसम खाता है कि उन सबको बर्बाद कर देगा, उन निकम्मे देवताओं समेत। बेचारा लड़का टूटे हुए फोन को देखकर जमीन पर बैठकर रोने लगता है, जबकि एमसी फोन को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देता है और कम से कम इस बात से खुश है कि कॉल हिस्ट्री मिट चुकी है। लड़का पूरी तरह टूट चुका था। उधर जियान सोचने लगता है कि अगर उसे लोगों को बताना है कि वो वापस आ गया है तो आगे क्या करना चाहिए। उसका मौजूदा चेहरा 20 साल पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। अगर वो लोगों से जाकर कहे भी कि वही जियान है तो सब उसे पागल समझेंगे। इसलिए जब तक वो एक एक संत से हिसाब नहीं चुकता कर लेता तब तक चुप रहना ही बेहतर था। लड़का अभी भी फोन के लिए रो रहा होता है कि तभी अचानक एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है। उसमें चेतावनी दी जाती है, सावधान रहो, कोई तुम्हें देख रहा है। उसके आसपास लाल धुंध बनने लगती है और जियान तुरंत उस ऊर्जा को पहचान लेता है। जैसे ही वो उठता है, लड़का पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुख्य किरदार बस इतना कहता है, थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूँ। बाहर पहुंचते ही अजीब जलते हुए बकरी जैसे जीव और उड़ने वाले राक्षस दिखाई देते हैं। वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। अवतार्स ये एरीज सैंक्चुरी के नौकर थे और सिस्टम भी इसकी पुष्टि कर देता है। अवतार्स एरीज के नाम पर एक बैरियर बना रहे थे जिससे दूसरी कॉन्स्टलेशंस का प्रभाव कमजोर हो रहा था। वे उससे ट्रिब्यूट चढ़ाने की मांग कर रहे थे। जियान जीभ चटकाता है। वे हरामी देवताओं की सेवा करते हैं, फिर भी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है।
वो अपनी उंगलियां चटकाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी पास से किसी की शिकायत भरी आवाज आती है। लिगम, लिगम। सच में वो आदमी कह रहा था कि उसने जियान के बारे में इतनी कहानियां सुन ली है कि अब उसका नाम सुनकर ही सिर दर्द होने लगता है। वे एमसी की बुराई उसी के सामने कर रहे थे। उसके साथ मौजूद महिला भी बोल पड़ती है कि खबरों में भी बस उसी की बातें चलती रहती है और वो भी इससे तंग आ चुकी है। जियान बस उन्हें देखता रहता है। वो सोचता है कि मीडिया किसी ऐसे इंसान पर इतना ध्यान क्यों दे रही है जिसे अतीत का भूत माना जाता है। तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। उस आदमी की शर्ट पर एक बैज लगा हुआ था। दोनों लड़के उसे देखते ही पहचान लेते हैं। वे जेमिनी सैंक्चुअरी के लोग थे। लड़कों में से एक जल्दी से जियान को वापस आने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि उनसे पंगा मत लीजिए, लेकिन मुख्य किरदार लगातार उन्हें घूरता रहता है और वो आदमी ये देख लेता है। क्या घूर रहा है? फिर वो उसे दफा होने को कहता है। लड़के घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब मुसीबत आ गई। वो आदमी सिगरेट का कश लेता है और धुआं सीधे जियान के चेहरे पर छोड़ देता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उसे कोई दिक्कत है तो कुछ करके दिखाए। इससे पहले कि बात और बढ़े, महिला उसे खींचने की कोशिश करती है और कहती है कि चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये डर के मारे पेशाब कर दे। इसके बाद भी वो आदमी उसके सिर पर ऐसे थपकी देता है जैसे वो कोई मामूली इंसान हो। वो लगातार उसका अपमान करता रहता है और महिला भी उसके साथ हंसती रहती है। फिर वो तिरस्कार से पूछता है कि लोग इतने कमजोर संत को आखिर पसंद क्यों करते हैं। वो तो यहाँ तक सवाल उठा देता है कि क्या मुख्य किरदार कभी सच में संत था भी या नहीं। यही बात आखिरकार मुख्य किरदार के सब्र का बांध तोड़ देती है। लड़कों में से एक घबराकर याद दिलाता है, ये लोग जेमिनी के डिसाइपल्स हैं, वो भी ए रैंक से ऊपर वाले। लेकिन एमसी उसकी बात अनसुनी करके उन्हें कायर कह देता है। वो आदमी मुड़कर पूछता है, ये बात मेरे लिए कही थी? जियान उससे भी ज्यादा तीखा अपमानजनक जवाब देता है, जिससे साफ हो जाता है कि हाँ, बात उसी के लिए थी। तब वो आदमी सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि दोबारा बोल कर दिखाएं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना किसी मना वाले एक आम इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। जियान जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझता। वो बस उसकी पेशानी पर उंगली से हल्का सा झटका मारता है। उसी एक झटके से वो आदमी बेहोश होकर दूर जा गिरता है। उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ टकराता है और आसपास बड़ा विस्फोट हो जाता है। महिला सदमे में खड़ी रह जाती है। दोनों लड़के अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा। जियान बस अपने सामने का नजारा देखकर मुस्कुरा देता है। अब वो महिला सच में डर चुकी थी। मुख्य किरदार उस महिला को टोकते हुए कहता है कि उसे पता था कि वो उसकी पीठ पीछे क्या करने वाली थी। उसने पहले ही अपने हाथ में आग की मैजिक इकट्ठा कर ली थी और पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। जियान फिर से अपनी उंगली का एक झटका मारता है और वो महिला उड़ती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ती चली जाती है। आखिर में वो जमीन पर गिर पड़ती है और दोनों लड़के बिल्कुल चुप रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि वो सड़क के बीच में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जियान उन्हें बताता है कि वे गलत समझ रहे हैं। अगर उसने सच में कोई स्किल इस्तेमाल की होती तो वे दोनों अब तक मर चुके होते। यानी उसने एक एरेंट डिसाइपल को सिर्फ अपने नंगे हाथों से हरा दिया था। फिर वो उस आदमी के पास झुकता है और उसके गले में पड़े नेकलेस को ध्यान से देखता है। वो उसे खींचकर निकाल लेता है और कहता है कि उसे पहले ही लगा था कि कुछ अजीब है जब उसने उस आदमी को मारा था। ये कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं था, तो फिर इन हरामियों के पास ये कैसे था? ऐसी चीजें तो सिर्फ संतों के पास होनी चाहिए थी। लड़कों में से एक समझ जाता है कि जियान को सच में कुछ भी नहीं पता और वो उसे समझाने लगता है। कई दशक पहले आपदाओं की वजह से मानवता लगभग खत्म हो गई थी। लोग दिव्य प्राणियों और उनके चुने हुए संतों की वजह से बच पाए थे, लेकिन सिर्फ 12 लोग पूरी दुनिया की रक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए संतों ने अपने अनुयायी इकट्ठा किए और डिवाइन कैथेड्रल्स बनाए। जो लोग संतों के जरिए शक्ति पाकर अवेकन हुए, वे डिसाइपल्स कहलाने लगे। जैसे ही वो समझा रहा होता है, स्क्रीन पर ऐसी ही शक्ति दिखाने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण दिखाई देता है। उनकी रैंक उनकी ताकत के हिसाब से तय होती है। सबसे ऊपर होते हैं सेंट्स, SS रैंक, जिन्हें दिव्य प्राणियों ने चुना होता है। उनके ठीक नीचे होते हैं SS रैंक 10 स्टार्स, जिन्हें भविष्य के संत माना जाता है।
फिर आते हैं एसरैन डिवाइन कैप्टन्स, जो सबसे ताकतवर डिसाइपल होते हैं और बाकी लोगों की अगुवाई करते हैं। उसके बाद ए रैंक डिसाइपल्स, फिर बी रैंक और आगे की रैंकें आती हैं। दिव्य प्राणी अपने डिसाइपल्स की आस्था से और ताकतवर बनते हैं। इसी वजह से कैथीड्रल्स तरह तरह के इवेंट्स और प्रतियोगिताएं करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े। जिन डिसाइपल्स को वे चुनते हैं उन्हें दिव्य प्राणियों की तरफ से खास उपहार भी मिलते हैं। समझाने के दौरान जियान आसपास रखे खजानों को देखता है। उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ उन 20 सालों में हुआ जब वो गायब था। तभी कोई उसे आवाज देकर देखने को कहता है। जब एमसी मुड़ता है तो वे बकरी जैसे जीव फिर से दिखाई देते हैं। उसी समय सिस्टम भी उसे चेतावनी देता है। हाउस ऑफ रिचेस, ग्रीड और एरीज इस समय हो रही घटना का आनंद ले रहे हैं। वे चाहते हैं कि वो उस महिला और उस आदमी दोनों को मार दे। उन्हें खून चाहिए। वे ये भी वादा करते हैं कि अगर वो दोनों को खत्म कर दे तो उसे एक उपयोगी इनाम मिलेगा। लड़का घबरा जाता है। वो कहता है कि जियान ने हाउस ऑफ दी गॉड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वे दिव्य प्राणियों की परछाइयों जैसे होते हैं, इसलिए उनके खिलाफ जाना देवताओं के खिलाफ जाने जैसा है। लड़का उसे उनकी बात मानने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता रहता है। वो कहता है कि वो सोच रहा था कि यांग के बेवकूफ लोग ऐसी जगह पर क्या कर रहे थे। अब उसे समझ आ गया। वे उस गंदे सुअर को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। भगवान की कसम, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर जियान अपनी शक्ति बाहर निकालना शुरू करता है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और एक विशाल नीली शॉक वेव पूरे इलाके में फैल जाती है और हवा में तैर रहे उन सभी बकरी जैसे जीवों से टकराती है। दोनों लड़के रोशनी के धमाके से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल सारी लाल धुंध पूरी तरह गायब हो जाती है। मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउस ऑफ एरीज भाग खड़ा होता है और उसके साथ बैरियर भी गायब हो जाता है। वो ह्योंग बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। फिर जियान जमीन पर पड़े उस गुंडे को उठाता है। वो पूछता है कि क्या वो आदमी सच में जेमिनी का डिसाइपल था। जवाब मिलता है, हाँ, वे देश के सबसे ताकतवर डिवाइन कैथेड्रल से जुड़े हुए हैं। वो एक खास समूह है जिसमें बहुत प्रभावशाली लोग शामिल हैं। जियान तुरंत असली मुद्दे पर आता है, तो इनके पास बहुत पैसा होगा, है ना? लड़का बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। आखिर उस आदमी ने जो कुछ भी पहना हुआ था सब बेहद महंगा था, इसलिए मुख्य किरदार सीधे कहता है, अब लूटपाट का समय है। और उसके लिए लूटपाट सबसे मजेदार हिस्सा था। उस रात बाद में वे आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और एमसी बड़बड़ाता है कि आज का दिन खत्म ही नहीं हो रहा था। लड़के उसे बताने लगते हैं कि वे कहाँ रहते हैं। एक अपने दूसरे मंजिल वाले अपार्टमेंट की तरफ इशारा करता है, जबकि दूसरा कहता है कि वो अगली गली में रहता है। वे जियान को उनकी जान बचाने और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर दोनों वही खड़े रह जाते हैं। जियान जम्हाई लेते हुए पूछता है, तुम लोग अंदर नहीं जा रहे? वो थक चुका था और बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। अगले ही पल वे सब अंदर होते हैं। जियान अपनी शर्ट उतारता है और अपने बाल काटने लगता है। जब वो खत्म करता है तो कहता है, अब सही लग रहा है। अब उसका स्टाइल वापस आ गया था। लड़का उसे अंगूठा दिखाकर प्रभावित होते हुए पूछता है, क्या आपने सच में खुद ही अपने बाल काटे हैं? मुख्य किरदार थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वो समझाता है कि पहले उसकी शक्तियों के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके सिर का हर एक बाल बहुत कीमती हुआ करता था। पहले तो तेज हवा चलने भर से उसके बाल लगभग झड़ जाया करते थे। ये सोचकर उसे अपनी पुरानी हालत याद आ जाती है, जब वो आधा गंजा और पूरी तरह टूटा हुआ दिखता था। अब उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाल तक फिर से सामान्य हो गए थे। तभी वो अचानक रुक जाता है। इस घर के अंदर कैलमिटी क्यों है? वो तुरंत उस छोटे से कीड़े को थप्पड़ मार देता है। वो धूल बनकर बिखर जाता है और लड़का घबरा जाता है। आमतौर पर प्रोफेशनल लोग भी ऐसे जीव को नंगे हाथों से नहीं मार सकते थे, लेकिन वो सिर्फ एक नहीं था, और भी आने लगते हैं। और जियान सोचता है कि आखिर इन चीजों को उसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। कोई पूछता है कि क्या उसके शरीर से ऐसी कोई आभा निकल रही है जो कैलमिटीज को आकर्षित करती है। एमसी तुरंत इस बात को नकार देता है। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें खींच रही है। लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। जियान कहता है कि शायद इसकी वजह घर में रखे बुरे रेलिक्स है। लड़का बहस करता है कि वो सब एक संत की तरफ से मिले हुए उपहार है। भले ही वे उसके अपने न हों, फिर भी
वे आशीर्वाद वाली चीजें हैं। जवाब में जियान वही एक को तोड़ देता है। लड़का मायूसी में जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि मुख्य किरदार उसे घिनौनी चीज कहता है। फिर वो एक एक करके सब चीजों की तरफ इशारा करता है। ये मास्क एक डिवाइन रेलिक है जिसका इस्तेमाल उसके मालिक पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ये म्यूजिक बॉक्स लोगों की निजी जानकारी चुराता है और ये घड़ी कैमिटीज को आकर्षित करती है। बेचारा लड़का पूरी तरह टूट जाता है। जियान का गुस्सा और बढ़ जाता है। उन सड़े हुए संतों ने सिर्फ उसका पैसा ही नहीं चुराया था, बल्कि लोगों को शापित रेलिक्स बेच रहे थे और उनकी जानकारी भी चुरा रहे थे। सिर्फ ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगता है। एमसी के गुस्से से हैरान लड़के को वो आदेश देता है कि ये सारी चीजें फेंक दे, लेकिन बाहर कोई आ चुका होता है और ये सारी चिल्लाहट सुन लेता है। अंदर जियान खड़ा होता है, जबकि लड़का रोते हुए उससे चिपका हुआ होता है। नया आया व्यक्ति अंदर आता है और चारों तरफ देखकर पूरी तरह उलझ जाता है। वो पूछता है कि ये कौन है और घबराया हुआ लड़का जल्दी से बोल पड़ता है, सूंघ जाओ। ये सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है। वो झल्लाकर कहता है कि बेवकूफ, वो इस घर का मालिक है और अपनी शक्ति छोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद कहानी यांग के निवास पर मौजूद एरीज सैंक्चुअरी में पहुंचती है। उसे ये सुनकर झटका लगता है कि कोरिया के अवतार्स गायब हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूरी कोरियन शाखा में अफरातफरी मची हुई है। यांग को यकीन नहीं होता। अवतार्स देवताओं के सीधे सेवक होते हैं। केवल कोई बेहद ताकतवर अवेकन ही उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि दूसरे संतों से संपर्क करें और पूछें कि क्या उनका इसमें कोई हाथ है। वे आदेश मान लेते हैं, लेकिन बताते हैं कि वे अब तक ह्यूगो की सैंक्चुअरी से संपर्क नहीं कर पाए हैं। यांग इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि ह्यूगो शायद फिर से यूके में भाड़े के सैनिक का काम करने चला गया होगा। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि यूके पहुंचते ही ह्यूगो ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये सुनकर यांग पूछता है, वो कहाँ गया? जवाब मिलता है, कोरिया। ये सुनते ही यांग बेचैन होने लगता है। ह्यूगो कभी जियान का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, इसलिए यांग सोचने लगता है कि कहीं इसका संबंध उन अफवाहों से तो नहीं है कि मुख्य किरदार जिंदा बच गया था। उसे अतीत का वो भयानक रूप से घायल एमसी याद आता है। क्या वो सच में वापस आ गया? धत तेरे की। वो इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और गुस्से में एक झूमर उठाकर ऐसे नौकर पर फेंक देता है जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर वो उन्हें आदेश देता है कि उनके पास जो भी जानकारी है सब बताएं। वे रिपोर्ट करते हैं कि जिस जगह एक अवतार गायब हुआ था उसके पास सड़क पर जेमिनी का एक डिसाइपल बेहोश मिला था। गवाहों के मुताबिक उसकी लड़ाई एक बेहद हैंडसम आदमी से हुई थी। एक हैंडसम आदमी? तब यांग फैसला करता है कि वो जियान नहीं हो सकता। जिस जियान को वो जानता था उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था। लेकिन चाहे जो हो, हाल के दिनों में सब कुछ खराब ही चल रहा था। अभी भी ये मुमकिन था कि मुख्य किरदार जिंदा हो और वापस लौट आया हो। किसी वजह से कोरिया में अवतार्स गायब हो रहे थे और इससे भी बुरी बात ये थी कि हाल ही में वे स्पाइडर क्वीन को हराने में भी नाकाम रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांग अपनी जगह खो सकता था। इसलिए वो आदेश देता है कि उसका जेट तैयार किया जाए। लोग पूछते हैं कि क्या वो खुद जाने वाला है। वो कहता है हाँ, उसे अपनी आंखों से सब देखना है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ निकल पड़ता है। दृश्य फिर कोरिया लौटता है, जेमिनी से जुड़े एक अस्पताल में। वो आदमी जिसने पहले जियान से पंगा लिया था अब भी बेहोश पड़ा है। एक गुस्से से भरा बूढ़ा आदमी मांग करता है कि उसे बताया जाए कि उसके पोते की ये हालत किसने की। वो गुंडा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जबकि कोई कहता है कि चिंता मत कीजिए, इसी वजह से जेमिनी सैंक्चुअरी ने अपने अध्यक्ष को भेजा है। वो है एस क्लास जेमिनी नाइट फ्रोजन मुंगहुन। वापस अपार्टमेंट में नया आया आदमी पूछता है कि क्या वे आज डेविल्स टावर के पास जियान से मिले थे। वो सुनता है कि एमसी ने बिना किसी हथियार के अकेले सारी कैमिटीज का सामना किया था और लड़का घबराते हुए बार बार हाँ में सिर हिलाता रहता है। फिर अगला सवाल आता है, क्या उसने सच में एक ए क्लास को भी बेहोश कर दिया था? लड़का इस बात की भी पुष्टि कर देता है। अब घर का मालिक पूरी तरह भड़क जाता है और कहता है कि इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती। जियान ने तो घर के सारे रेलिक्स तक तोड़ दिए। जियान आराम से जवाब देता है कि वे सब नकली थे, यहाँ तक कि जो उसके सामने है वो भी। लाल बालों वाला लड़का जो गुस्से से फटने वाला था पूछता है कि मुख्य किरदार किस सेक्ट से जुड़ा है, लेकिन मुख्य किरदार बस मुस्कुराता है और कहता है
कि उसे किसी सेक्ट की जरूरत नहीं है। अब वो आदमी पूरी तरह आपा खोने ही वाला था, इसलिए वो पूछता है कि एमसी किस देवता की सेवा करता है। एमसी जवाब देता है कि वो उन बेवकूफ देवताओं में से किसी की सेवा नहीं करता, सिर्फ खुद की करता है। सवाल जवाब जारी रहते हैं। तुम्हारी अवेकन क्लास क्या है? वो लापरवाही से कहता है, शायद एक मजदूर। फिर आखिरी सवाल आता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुख्य किरदार जवाब देता है, मेरा नाम मुख्य किरदार है। जैसे ही सुंज ये सुनता है, वो अपनी शक्ति इकट्ठा करने लगता है, जबकि दूसरा लड़का उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन सुंज अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। एमसी बिना अनुमति किसी और के घर में घुस आया था, सारे रेलिक्स तोड़ चुका था और अब जियान का नाम इस्तेमाल करने की भी हिम्मत कर रहा था। उसके पीछे एक विशाल आभा उठने लगती है। वो चिल्लाकर पूछता है कि उसकी नकल करने की हिम्मत कैसे हुई। जिम्मो चिल्लाता है कि ये उनका घर है और पूछता है कि क्या सुंज सब कुछ तबाह करना चाहता है। तभी मुख्य किरदार के सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है, जेमिनी टेम्पल की मैजिक पावर सक्रिय हो रही है। एमसी तो उल्टा उत्साहित हो जाता है, लगता है अब उसे इस पूरी जगह का अध्ययन करने का मौका मिलने वाला है। एक और विंडो सामने आती है और पूछती है कि क्या स्किल सक्रिय करनी है। सिस्टम चियान सुंजी हाउस ऑफ जेमिनी अवेकन क्लास पर लॉक हो जाता है। टाइटल, वन हु पनिशेस, पोजेस्ड एबिलिटीज, स्टेक रैंक एस, आइस कैप्सूल रैंक का, ट्रेड्स, जीनियस, वायलेंट, स्टबर्न, ऑब्सेस्ड और आइडल एडमायरर। उसका जीनियस ट्रेड सीखने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। जियान नोट करता है कि इतनी कम उम्र में ही सुंजी हाई लेवल समन्स इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसका जीनियस ट्रेट सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। उधर सुंजी अपने विशाल सम्मन में लगातार शक्ति भरता जा रहा था। दूसरा लड़का घबराकर चिल्लाता है कि भाग जाओ। वो चेतावनी देता है कि चियान सुंजी जेमिनी सैंक्चुरी का ए क्लास अवेकन है और सबसे बड़ी बात, वो जियान का जबरदस्त फैन है। फिर वो जी वू से भी वहां से निकलने को कहता है, नहीं तो उसके साथ साथ वो भी पिट जाएगा। जब वो अभी भी चिल्ला ही रहा था, तभी मुख्य किरदार अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वो उसे चेतावनी देता है कि आग से मत खेलो, फिर अपनी उंगली तैयार कर लेता है। जैसे ही सुंजी मुड़ना शुरू करता है, एमसी उसकी पेशानी पर उंगली से झटका मार देता है और वो सीधा उड़ जाता है। अगले ही पल दूसरा लड़का घबरा जाता है और कहता है, ये बेवकूफ सिर्फ घर ही नहीं, पूरी बिल्डिंग जला देगा। तब तक पीछे खड़ा लड़का अभी भी घबराकर लगातार बोले जा रहा था। लाल बालों वाला लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लड़का घबराकर पूछता है, क्या चियान सुंजी मर गया? जियान जवाब देता है, नहीं, शायद बस उसका दिमाग हिल गया है। लेकिन इससे दूसरा लड़का और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उस एक झटके से सुंजी की पेशानी पर बहुत बड़ा सूजन निकल आया था। जियान कहता है कि वो सोने जा रहा है और जब वो उठेगा तो ये लड़का भी उठ जाएगा। उधर दूसरा लड़का लगातार आवाज लगाता रहता है और पूछता है कि क्या चियान सुंज सच में जिंदा है। वो उससे जवाब लेने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बालों वाला बस मुंह से झाग निकालते हुए पड़ा रहता है। इसके बाद जियान कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर उसे अपनी ही ढेर सारी मूर्तियां और फिगर्स दिखाई देती है। वो उन सबको घूर कर देखता है और पूछता है कि ये सब बकवास क्या है। लड़का उसे याद दिलाता है कि शियान मुख्य किरदार ली गोन का बहुत बड़ा दीवाना है। तभी लाल बालों वाला जाग जाता है और चिल्लाता है कि उन चीजों को लापरवाही से मत छू। वो उसकी कीमती ली गोन कलेक्शन है, जिसकी कीमत उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा है। एमसी एक फिगर के पास जाता है, उसका सिर तोड़ देता है और कहता है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो कहता है, इन सब के सिर भी तोड़ देने चाहिए। ये सुनकर वो लड़का सदमे में जम जाता है। लाल बालों वाला अपनी फिगर्स के लिए चीखने लगता है और उससे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन मुख्य किरदार लगातार उन्हें तोड़ता रहता है। वो कहता है कि वो पहले ही बता चुका है कि वो कोई पागल आदमी नहीं है, वो ली गोन है। बेचारा कलेक्टर पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। इसके बाद दृश्य एक कैफे में बदल जाता है, जहां कोई खबरें देख रहा होता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि कल जेमिनी से जुड़े 2 लोगों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया था। गवाहों का ये भी कहना है कि आरोपी उनके सामान भी लूट कर ले गया। ये रिपोर्ट देखने वाला ह्यूगो था। वो तुरंत कहता है, ये जरूर गोन का काम है। फिर वो सोचने लगता है कि वो बेवकूफ अब क्या कर रहा होगा। वो बड़बड़ाता है कि कोरिया पहुंचते ही उसे सबसे पहली खबर यही सुनने को मिली है। तभी एक वेट्रेस उससे पूछती है कि वो क्या ऑर्डर करना चाहेगा।
जैसे ही ह्यूगो उसकी तरफ देखता है, उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है, यांग, ये नाटक बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। महिला मुस्कुराती है और मान लेती है कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। तभी खुलासा होता है कि वो मोटा आदमी उस महिला के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता है कि वो ह्यूगो से संपर्क नहीं कर पाया और जिस तेजी से वो कोरिया आया है, उससे साफ है कि उसे ली गोन की बहुत परवाह है। सिर्फ इससे ही उसे काफी कुछ समझ आ गया। इसलिए वो ह्यूगो से मांग करता है कि वो एमसी के बारे में जो कुछ भी जानता है सब बता दे। ह्यूगो तुरंत पलटकर जवाब देता है कि इसी वजह से उसे उसके जैसे बॉडी पोजेसर से नफरत है और उसे एक झटका देता है। उसी पल वो महिला फिर से होश में आ जाती है। हैरान होकर वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। ह्यूगो यांग वे की इन बेवकूफी भरी चालों को कोसता है और कहता है कि उसे बाकी लोगों से पहले गोन को ढूंढना होगा। वो उसे आवाज लगाते हुए पूछता है कि वो कहाँ है। फिर सीन एक सुपरमार्केट में चला जाता है। लाल बालों वाला लड़का और दूसरा लड़का खरीदारी कर रहे होते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि ह्यूंग शायद सच में वही प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। लाल बालों वाला कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। उसके लिए लियोन वही हीरो है जिसने इंसानियत को बचाया था। वो बदमाश जैसा लड़का कभी वो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा लड़का जोर देकर कहता है कि उसने उसे डेविल टावर से बाहर आते देखा था और उसकी ताकत बिल्कुल सामान्य नहीं थी। इसलिए अगर वो सच में, तभी लाल बालों वाला उसे बीच में रोक देता है और कहता है नहीं, उसे पूरा यकीन है कि एमसी ली नहीं है क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा बताया है। दूसरा लड़का उसके पिता की बात छेड़कर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लाल बालों वाला फिर उसे रोक देता है और कहता है कि चलो पहले पैसे देकर सामान ले लेते हैं। तभी अचानक पीछे से एक महिला चीखती है। वो चिल्लाकर कहती है कि चोर है। दोनों रुक जाते हैं और सोचते हैं कि किसने आवाज लगाई। तभी कोई आदमी इतनी तेजी से उनके पास से गुजरता है कि सामान उड़ने लगता है और शेल्फ इधर उधर हिल जाते हैं। वही आदमी चोर होता है। लाल बालों वाला उसकी रफ्तार देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि वो स्कॉर्पियो अफिलिएट है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सुपरमार्केट में मौजूद लोगों के बटुए और कीमती सामान चुरा रहा है। वो आदमी धुंधली परछाई की तरह पूरे स्टोर में दौड़ता फिरता है और जगह को साफ कर देता है। ऐसा करते हुए वो सोचता है कि उसकी इस रफ्तार पर कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर दूसरे एफिलिएट्स भी आसपास हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि वो अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान ले चुका है और अब अगली जगह जाने वाला है। तभी अचानक धड़ाम उसकी पसलियों पर जोरदार मुक्का पड़ता है। सामने हमेशा की तरह शांत खड़ा जियान होता है जो कहता है कि उसने उसे पकड़ लिया। चोर हैरान रह जाता है और दूसरा लड़का तुरंत पूछ बैठता है कि वो यहाँ क्यों है। प्रोटैगनिस्ट आराम से कहता है कि वो इसलिए आया क्योंकि वो उनसे चिकन खरीदने के लिए कहना भूल गया था। चोर दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है, जबकि पास खड़ा कोई व्यक्ति कहता है कि जियान काफी प्रभावशाली है। स्कॉर्पियो एफिलिएट्स को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वे बहुत तेज होते हैं। फिर भी उसकी ऊर्जा देखकर वे मान लेते हैं कि वो सिर्फ एक साधारण बिलीवर है। इसलिए वे उसे कहते हैं कि अगली बार पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए। वो घमंडी आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो मुड़कर देखता है और पूरा सुपरमार्केट कांपने लगता है। चोर घबरा जाता है और सोचता है कि क्या भूकंप आ गया है। फिर वो तय करता है कि ये उसके लिए बिल्कुल सही मौका है। वो इस अफरातफरी का फायदा उठाकर भाग जाएगा और तुरंत दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो सोचता है कि उसे यकीन था कि उस अजीब आदमी ने उसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन इस भूकंप ने उसे भागने का मौका दे दिया। तभी उसके सामने की जमीन फट जाती है और उसमें से एक विशाल कनखजूरा निकल आता है। चोर वही जम जाता है और समझ जाता है कि ये एक कैलामिटी है। उसे यकीन नहीं होता कि एक कैलामिटी ग्रीन जोन में दिखाई दे सकती है। वो खुद को कोसता है और कहता है कि उसे इसमें फंसने से पहले ही भाग जाना चाहिए था। फिर भी वो भागने की कोशिश करता है और सोचता है कि चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसकी रफ्तार के सामने उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो मुस्कुरा ही रहा होता है, तभी वह राक्षस अपना विशाल मुंह खोलकर उसकी तरफ झपटता है। आगे क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आखिरकार उस जीव की पूरी शक्ल दिखाई जाती है। ये वही राक्षस है जिसके बारे में मोटे आदमी ने कहा था कि वे उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। वो वहां मौजूद
सभी लोगों को शिकार की तरह घूरता है और पूरे सुपरमार्केट में दहशत फैल जाती है। वो राक्षस अपनी ठंडी और जानलेवा नजरों से सबको देखता रहता है। तभी एक घोषणा होती है कि ये कोई अभ्यास नहीं है। लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि दूसरी आवाज बताती है कि सुपरमार्केट के अंदर कैलेमिटी इवेंट शुरू हो गया है। अंदर अभी भी आम लोग फंसे हुए हैं, इसलिए सभी को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। क्वीन स्पाइडर के प्रकट होने की वजह से सुपरमार्केट का खतरे का स्तर अब रेड जोन कर दिया गया है। इसके बाद वह राक्षस अपने शरीर से कई छोटे जीव छोड़ता है। कुछ मक्खियों जैसे होते हैं और कुछ कनखजूरों जैसे जो तेजी से दौड़ने लगते हैं। एक छोटा बच्चा पीछे छूट जाता है और रोने लगता है। तभी एक राक्षस उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक हरी रोशनी चमकती है और जियान उस राक्षस को एक तरफ उड़ा देता है। वो उसे एक जोरदार मुक्के से मारता है, जबकि बच्चा हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। एमसी पूछता है कि बच्चा ठीक है या नहीं और उसे ज्यादा सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही लड़का उसका चेहरा ठीक से देखता है वो बुरी तरह घबरा जाता है और धन्यवाद तक कहे बिना वहां से भाग जाता है। जियान थोड़ा हैरान होकर वही खड़ा रह जाता है। फिर भी वो सोचता है कि बच्चा ठीक लग रहा है। इसके बाद वो सोचता है कि आखिर ये कैसा सुपरमार्केट है जहां लोगों से ज्यादा कैलेमिटीज है। इतने समय बाद वापस आने पर वो तय करता है कि अब थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए और अपना हथियार निकालने लगता है। लेकिन तभी सीन एक तेज रफ्तार कार की तरफ कट हो जाता है और उसके अंदर बैठा मोटा आदमी ये खबर सुनता है कि बुशोन के एक मार्केट में कैलामिटी दिखाई दी है। शुरुआत में वो कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पूछता है कि किस तरह की कैलामिटी है। जब उसे बताया जाता है कि वो क्वीन स्पाइडर है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। वो गाली देते हुए कहता है कि पिछली रेड में वे असफल हो गए थे और बड़ी मुश्किल से उसे सील कर पाए थे। अब वो सोचता है कि क्या वो वहां से निकल आई है और मानता है कि वो अकेले एक रेड क्लास कैलेमिटी का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद बताया जाता है कि कैलेमिटीज के आने के बाद इंसानों ने उन्हें 6 खतरे के स्तरों में बांट दिया था। ब्लू का मतलब कम खतरा है, ग्रीन का मतलब सुरक्षित है, येलो का मतलब सतर्क रहना है, ऑरेंज का मतलब है कि खतरा बढ़ रहा है और लोगों को वहां से निकलना चाहिए, रेड का मतलब है कि इलाके पर कैलेमिटीज का कब्जा हो चुका है, ब्लैक का मतलब है कि इंसानों का बचना नामुमकिन है। इसलिए अगर क्वीन स्पाइडर वहां दिखाई दी है तो वो मार्केट अब रेड जोन बन चुका होगा। फिर ड्राइवर यांगवेई से पूछता है कि मार्केट के बारे में उन्हें क्या करना चाहिए। वो कुछ देर सोचता है और कहता है कि सब कुछ दफना दो। ड्राइवर हैरान होकर उससे दोबारा कहने को कहता है। यांगवेई कहता है कि किसी को भी सच का पता नहीं चलना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि उनकी नाकाम रेड को छिपाने की वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ है तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो आदेश देता है कि सबको बता दिया जाए कि अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं और एफिलिएट्स को भेजकर पूरी बिल्डिंग को दफना दिया जाए। इसके बाद सीन फिर सुपरमार्केट में लौटता है जहां राक्षस हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। एक गंजा आदमी उन कीड़ों को कोसता है और आइस प्रिजन का इस्तेमाल करता है जिससे उसके आसपास के कीड़े और राक्षस बर्फ में जम जाते हैं। हमला करते हुए वो कहता है कि उन्हें किसी एस रैंक को कम नहीं समझना चाहिए। सच में ऐसा लगता है कि यही गंजा आदमी वो व्यक्ति हो सकता है जिसे बूढ़े आदमी ने जियान के पीछे भेजा था। लेकिन राक्षसों के जम जाने के बावजूद वे बर्फ तोड़ देते हैं और फिर से हमला कर देते हैं। गंजा आदमी हैरान रह जाता है कि उन्होंने उसकी आइस मैजिक इतनी आसानी से तोड़ दी। तभी जियान हाथ में कई कैन लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक तरफ हट जाओ। गंजे आदमी को पता तक नहीं चलता कि वो वहां कब पहुंच गया। प्रोटैगनिस्ट राक्षसों को देखकर कहता है कि लगता है ये इतने भूखे हैं कि अब इंसानों को खाने का फैसला कर चुके हैं। फिर वो अपने हाथ में पकड़े कैनों में से एक को हवा में उछाल देता है। वो उसे तेज रफ्तार से पकड़ता है और मुस्कुराता है, इसे खाओ। इसके बाद वो कैनों को राक्षसों की तरफ फेंकना शुरू कर देता है और हर बार जोरदार लगता है। सारे राक्षस एक साथ चीख उठते हैं। उनमें से एक सीधा 2 हिस्सों में कट जाता है और जियान बाकी को भी बिना किसी परेशानी के खत्म कर देता है। तुम लोग सच में मुझ पर दान दिखाने की सोच रहे हो, कूड़े के ढेर। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए वो एक एक करके पूरे मार्केट के रास्तों को साफ कर देता है। तुम जैसे कमजोर लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जेमिनी एफिलिएट्स बस खड़े होकर देखते रह जाते हैं क्योंकि जियान
उन्हें कितनी तेजी से खत्म कर रहा है, ये देखकर वे दंग रह जाते हैं। तभी उसके पास सिस्टम दिखाई देता है। आपने कैलेमिटीज को हराया है, आपका ज़ोडिएक एक्सपीरियंस बढ़ गया है, आपको प्रोडक्शन के लिए नए मटेरियल्स मिले हैं। मटेरियल्स? ये सिस्टम आखिर क्या कह रहा है? तभी एमसी के हाथ में एक छोटा क्रिस्टल दिखाई देता है और सिस्टम समझाता है कि इकट्ठा किए गए मटेरियल से वो स्किल्स और रेलिक्स बना सकता है। प्रोडक्शन स्किल में भी बदलाव हो गया है। जियान सोचता है कि वो इसे बाद में आजमाएगा। अभी के लिए इस तरह लड़ना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, जबकि रिकवरी पेनल्टी की वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटी सिर्फ 50% रह गई है। शायद अब वो पहले से भी ज्यादा ताकत निकाल सके। दूसरी तरफ गंजा आदमी जियान को अविश्वास से देखता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिन एस रैंक कैलेमिटीज को वो रोक भी नहीं पाया, उन्हें जियान ने इतनी आसानी से मिटा दिया। तभी प्रोटैगनिस्ट सनज से बात करता है। हाँ, तुम्हें ये कब मिला? प्रोटैगनिस्ट उसे वो डैगर दिखाता है जो उसने उनके ठिकाने से लिया था और लड़का वही रुक जाता है। आखिर ये आदमी आया कहाँ से है? एमसी पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन तभी गंजा आदमी बोल पड़ता है, अरे मुझे पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो एफिलिएट्स पर हमला करने वाला तुम ही हो। ये सुनकर जियान एक पल के लिए रुक जाता है। उसे वे 2 बेवकूफ याद आते हैं जिन्हें उसने पहले पीटा था। फिर भी प्रोटैगनिस्ट बस उसे चुप रहने को कहता है और उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है। गंजा आदमी चकराकर जमीन पर गिर जाता है। धत तेरे की, इसे पता कैसे चल गया? तुम्हें जरूरत से ज्यादा पता है। मुझे कैसे नहीं पता होता? बेवकूफ, तुम्हारे कपड़े और वो बैज हमारे एफिलिएट्स के हैं। जियान द्वारा उन लोगों को पीटने के बाद उसे ये बात समझ आई थी। असल में एमसी पूरे समय यांग का पहनावा पहने हुए था और वह बैज एक एस रैंक रेलिक है जो सिर्फ जेमिनी एफिलिएट्स के पास होता है। सनज उस बैज को देखता है, जबकि गंजा आदमी लगातार चिल्लाता रहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि यही रेलिक तुम्हें इतनी बेवजह ताकत दे रहा है। सही कह रहा हूँ ना? जियान नीचे देखकर बैज को देखता है। हाँ, ये बेकार चीज मेरे ऊपर क्यों लगी हुई है? कितना घटिया है। फिर वो उसे हाथ से पकड़ लेता है। गंजे आदमी का चेहरा उड़ जाता है। तुम पागल हो क्या? वो चीज किसी काम की नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ सजावट है। तुम सबको उस चुड़ैल ने बेवकूफ बनाया है। ये सुनकर आदमी सिर्फ हक्का बक्का रह जाता है और इसे ईशनिंदा कहता है। वो सिर हिलाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये आदमी और बार वाला वो दूसरा आदमी 20 साल बाद भी ऐसे ही गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जबकि जियान गंजे आदमी से बात कर रहा होता है, तभी अचानक एक राक्षस उनकी तरफ झपटता है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। सनज और लाल बालों वाला लड़का हैरानी से उसकी तरफ इशारा करते हैं। वो क्वीन स्पाइडर है और अब वो हर चीज को तबाह करती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे तबाही फैलती है, लोग डर के मारे चीखने लगते हैं और गंजा आदमी घबराकर बोल पड़ता है, क्वीन स्पाइडर। जियान भी तुरंत अपनी ऑरा निकाल लेता है। फिर वो सीधे राक्षस की तरफ छलांग लगा देता है। अरे क्वीन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो उस पर जोरदार वार करता है और विशाल मकड़ी हवा में उछल जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अभी उन्होंने आखिर देखा क्या था? उसने बिना किसी रेलिक का इस्तेमाल किए सीधे क्वीन स्पाइडर पर हमला कर दिया। तभी एक आवाज गूंजती है। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी जेमिनी एफिलिएट्स उसे सुनते हैं। गंजा आदमी उसे तुरंत पहचान लेता है। रुको, ये आवाज बिशप चोई, टेलीपैथी। वो तुरंत जवाब देता है, जी बिशप, मैं संके हो बोल रहा हूँ। संज और सुनो, क्या तुम लो हो? तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। बोलने वाला जेमिनी बिशप चोई होता है। सुनो, एरीज के लोग पूरी बिल्डिंग गिराने वाले हैं। बाहर वे इसे ढाने की तैयारी कर चुके हैं। चोई आगे कहता है कि यांग डब्लिया खुद वहां आ रहा है। वे उसे रोक नहीं सकते और उस सुपरमार्केट की क्वीन स्पाइडर एक ऐसा राक्षस है जिसे यांग डब्लिया भी नहीं मार पाया था। इसलिए वे पूरी जगह को दफनाने के लिए बेताब है। अगर उनकी नाकामी सबके सामने आ गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सुनो, तुमने टेलीपोर्ट स्किल उधार ली थी ना? संज को लेकर अभी बाहर निकल जाओ। क्या सिर्फ हम दोनों? ये सुनकर सुन्हो झिझक जाता है। वो आसपास देखता है और हर तरफ घायल लोगों को देखता है। मार्केट के अंदर की तबाही को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसी समय जियान अब भी सामने से लड़ रहा होता है। सुन्हो चुप हो जाता है और सोचने लगता है। तब चोई उस पर दबाव डालता है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोई समस्या है क्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ लाल बालों वाला लड़का चिल्लाकर कहता है कि मदद मांगने से भी
कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको यहाँ का हाल दिखाई नहीं दे रहा? आप सबको जिंदा दफनाने की बात कर रहे हैं। सुनहो फिर झिझकता है और कहता है कि वो समझता है, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि क्वीन स्पाइडर शहर के बीचों बीच दिखाई दी थी, तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? वो बिना किसी को जवाब देने का मौका दिए आगे बोलता रहता है। नागरिक डिवाइन सैंक्चुरी को दोष देंगे, उनका विश्वास कमजोर होगा और देवताओं की शक्ति भी कम हो जाएगी। अगर हमें डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए तो इंसानों की आस्था मजबूत रहनी चाहिए। वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 2 टेलीपोर्ट्स बचे हैं, इसलिए सिर्फ 2 लोग ही बाहर जा सकते हैं। संज, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मुझे आदेश मिले हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। लेकिन संज अपने दोस्त को छोड़कर जाने से मना कर देता है, खासकर तब जब अभी भी इतने सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं। बेवकूफ, ये समय मुझे बुरा दिखाने का नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे किसी बेकार लड़के की वजह से यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। वो फिर से अपनी आइस पावर बुलाने लगता है और कहता है, मैं सेंट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस सारे बोझ को खत्म कर दूंगा। फिर तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। जैसे ही लाल बालों वाला लड़का ये सुनता है, वो भी अपना हथियार निकाल लेता है। तुम कितने घटिया इंसान हो संज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी बेकार की अंतरात्मा को भूल जाओ और समझदारी वाला फैसला लो। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही एक कनखजूरा उसकी पीठ पर जोरदार टक्कर मार देता है। वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है और दूर तक फिसलता चला जाता है। तब जियान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम लोग अभी भी यहीं हो? यहाँ खतरा है, जल्दी निकल जाओ। लड़का उसे पुकारता है। वो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बोलता है। फिर लाल बालों वाला लड़का समझाता है कि बाहर जाने का रास्ता कैलेमिटीज ने बंद कर रखा है, इसलिए वे निकल नहीं सकते। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करें या फिर सभी कैलेमिटीज को हरा दें। क्वीन स्पाइडर अब भी वही खड़ी सबको घूर रही होती है। वहाँ बहुत सारे घायल लोग भी हैं। बाहर सूट पहने आदमी लगातार बैंगनी शक्ति इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो जोड़ता है कि एरीज कॉन्स्टलेशन सेक्ट ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जियान जीभ चटकाता है, क्या सिरदर्द है। दूसरी तरफ गंजा आदमी, जो अभी भी जमीन पर बुरी हालत में पड़ा था, उठ खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है कि एमसी ने उसे पीटने की हिम्मत कैसे की। जियान उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसे लगा था वो आदमी सबको छोड़कर पहले ही भाग गया होगा। चुप हो जाओ बेवकूफों, अगर जीना है तो खुद बचो। मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, एक जाला उसकी पीठ पर आकर चिपक जाता है। क्वीन स्पाइडर ने उसे पकड़ लिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो उसे खींचकर सीधे अपने जबड़ों तक ले जाती है और वही उसका अंत हो जाता है। जमीन पर सिर्फ उसका फोन गिरकर रह जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग गंभीर चेहरों के साथ उस मकड़ी को देखते रह जाते हैं। जियान उन दोनों से कहता है, इसे मैं संभालूंगा, तुम लोग घायलों का ध्यान रखो और मौका मिलते ही बाहर निकल जाओ। लाल बालों वाला लड़का और संज एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आगे कहता है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, इसलिए हट जाओ। बाहर बैरियर लगातार ऊपर उठ रहा होता है और यांग वहां पहुंचकर रिपोर्ट मांगता है। लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने स्टोर को घेर लिया है और पूरी बिल्डिंग को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। उसके वहां पहुंचने से पहले जो काम शुरू हो चुका था, उसे वो कोई बड़ी बात नहीं मानता। तभी उन्हें पता चलता है कि बैरिकेड टिक नहीं पा रहा है, किसी चीज ने उसे रोक रखा है। अचानक हरी रोशनी फूट पड़ती है, बैरिकेड टूट जाता है और सभी लोग पीछे की तरफ उछल जाते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में एक विशाल सर्प का निशान दिखाई देता है। ये क्या है? सांप। लोग घबराकर सुपरमार्केट से बाहर भागने लगते हैं। वे मदद की गुहार लगाते हुए कहते हैं कि कैलेमिटी अभी भी अंदर है और कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। सूट पहने लोग भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग चिल्लाकर कहते हैं कि एक आदमी उन मकड़ियों को पकड़ रहा था। यांग ये सब चुपचाप देखता रहता है। मकड़ियों को पकड़ रहा था? नहीं, ये नामुमकिन है, मैं खुद भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। तो फिर ये किसने किया? वो अपनी लाल ऑरा छोड़ना शुरू कर देता है। गार्ड तुरंत सबको चेतावनी देते हैं, मिस्टर यांगी, अंदर अभी भी कैलेमिटीज हो सकती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती और वो सभी को सतर्क रहने का आदेश देता है। फिर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता हुआ सुपरमार्केट के अंदर पहुंच जाता है और कहता है, हे भगवान, इसे किसी ने कैसे मार दिया?
किसने किया ये? यहाँ लड़ाई के निशान हैं। यहाँ आखिर हुआ क्या था? क्या कोई सच में क्वीन स्पाइडर का शिकार कर रहा है? मामला और भी मुश्किल होता जा रहा है। पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं। फिर उसे एक खास ऊर्जा महसूस होती है। वो तेजी से दौड़ता है, नीचे देखता है और अचानक रुक जाता है। रुको, वो कमीना, वो यहाँ क्या कर रहा है? नीचे भीड़ में उसे ह्यूगो दिखाई देता है। यांग सोचने लगता है कि क्या ये सब ह्यूगो की वजह से हुआ है? क्या सच में वही इसके पीछे हो सकता है? ये बात लगभग समझ में आने लगती है। तभी अचानक कोई कहता है, अरे मेरे बिना कैसे हो? जैसे ही यांग ये आवाज सुनता है, उसका शरीर सख्त हो जाता है। क्या हुआ मोटू, कोई दिक्कत है? वो लिगम था। वो काफी देर से बातें कर रहा था। फिर उसने पूछा, ये चेहरा क्यों बना रखा है, जैसे कुछ खराब खा लिया हो? ये सुनकर बड़ा आदमी हक्का बक्का रह जाता है और हकलाते हुए कहता है, तुम यहाँ हो? इसके बाद सीन बदल जाता है। हरी चेतावनी की आवाज लगातार बज रही होती है। फायर फाइटर्स लोगों को बाहर निकालते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि जो भी घायल है वो जल्दी इधर आए। वे सबको बिल्डिंग से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, जबकि डेना और लाल बालों वाला लड़का खड़े होकर सोच रहे होते हैं, वो आदमी सच में लिगम है। दिखने में अलग है, लेकिन उसकी चाल और लड़ने का तरीका बिल्कुल वही है। तभी कोई आवाज लगाता है, चांद संज, ये ह्यूगो है। ह्यूगो उसे देखकर पूछता है, चांद संज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेना एकदम रुक जाता है और बुदबुदाता है। सगिटेरियस सेंट, लाल बालों वाला लड़का पूरी तरह उलझ जाता है। क्या आप कब वापस आए? तो अब तुम अपने पिता से ऐसे बात करते हो? पता चलता है कि लाल बालों वाला लड़का ह्यूगो का बेटा है। ये काफी चौंकाने वाला खुलासा था। डेना मुस्कुराता है, लेकिन लाल बालों वाला लड़का साफ तौर पर गुस्से में होता है। ह्यूगो उन दोनों को देखता रहता है। फिर वो कहता है, अच्छा है, इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। मेडिक से थोड़ा इलाज हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम लोग सुपरमार्केट के अंदर थे और मैंने सुना है कि कैलामिटी को मार दिया गया। तो ये किसने किया? लाल बालों वाला लड़का उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। गुस्से में वह बस उसे घूरता रहता है और सोचता है कि अब ह्यूगो किसके पीछे भागने वाला है। तभी डेना कहता है, लेकिन भाई गुम ठीक होंगे ना? जैसे ही ह्यूगो ये सुनता है, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। अभी तुमने गुम कहा, वो कहाँ है? तुम उसे जानते हो? बेचारा लड़का घबरा जाता है। ओह माफ कीजिए, क्या आप सेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो अभी सुपरमार्केट के अंदर है। क्वीन स्पाइडर को उसी ने हराया था। उसने कहा था कि उसका नाम गुम है। मुझे अंदर जो कुछ हुआ सब ठीक ठीक बताओ। तभी अचानक सुपरमार्केट के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। ह्यूगो मुड़कर पीछे देखता है और विस्फोट को देखता है। फिर सीन एक बार फिर बदल जाता है। अब बड़ा आदमी वहां घायल और हैरान खड़ा होता है और कहता है, तू कमीना। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ मुस्कुराता है। तुम कितने नाटकीय हो। हमें एक दूसरे को जानते हुए 20 साल हो गए हैं और मुझे देखते ही हमला कर दिया। तू आखिर है कौन? बड़ा आदमी चिल्लाता है। तू थोड़ा लिगम जैसा दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पर ये निशान नहीं थे और उसकी आवाज भी अलग थी और वो अब तक इतना जवान भी नहीं दिख सकता। तू कमीना, लिगम होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? एक पल के लिए तो तूने मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। नाटक? बड़ा आदमी लगातार चिल्लाता रहता है। मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? जो आगे होगा उसके लिए तैयार है। प्रोटैगनिस्ट बस उसे घूरता रहता है। तू आखिर बक क्या रहा है, बेवकूफ? फिर वो आगे बढ़ता है और सीधे उसकी छाती पर जोरदार वार करता है, जिससे बड़ा आदमी दूर जा गिरता है। क्या तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा था? वो यही नहीं रुकता। वो उस आदमी को पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर पटकता है जब तक कि वो जमीन पर आकर नहीं गिर जाता। एक हाथ जेब में रखे हुए प्रोटैगनिस्ट आराम से उसकी तरफ चलता है और कहता है, क्या तुम लोगों को बात समझने से पहले पिटाई खाना जरूरी होता है? मुझे हटाने के बाद जिंदगी बेहतर हो गई थी क्या? तू गंदा कमीना, तूने मेरे रेलिक्स चुरा लिए और जो मैंने सुना है उसके मुताबिक तूने मेरी गवाही तक नकली बना दी। बड़ा आदमी बस सदमे में उसे देखता रह जाता है। वो ठीक है, वैसे भी मैं तुझे उड़ाने वाला था। शुरुआत तुझे सबक सिखाने से करूंगा। बड़ा आदमी अभी भी हक्का बक्का था, जबकि प्रोटैगनिस्ट बोलता रहता है, उसके बाद मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे सैंक्चुरी में जाऊंगा, तेरे रेलिक्स और बाकी उन घटिया सेंट्स के पास भी जाऊंगा। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस तरह वो बात कर रहा था और जिस तरह चल रहा था, वो मजाक नहीं कर रहा था। मैं उसके हमलों का पता तक नहीं लगा पाया। क्या ये सच में लिगम है? क्या वो सच में टावर से बचकर वापस आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू सच में लिगम है तो
बड़ा आदमी अपनी शक्ति निकालना शुरू कर देता है। मुझे साबित करके दिखा। उसके चारों तरफ लाल बैंगनी शक्ति फैल जाती है। जमीन पर एक काला निशान फैलता है और उसके पीछे कुछ प्रकट होने लगता है। उसके सिर पर मुकुट दिखाई देता है और सिस्टम घोषणा करता है कि एरीज के स्वामी जेड एम्परर प्रकट हो गए हैं। तो तुम्हारे भगवान का सिर्फ एक हिस्सा ही आया है। फिर भी बड़ा आदमी घमंड से भरा रहता है। वो लिगम को पकड़ने के लिए जंजीरों का तूफान छोड़ देता है और जैसे ही वे जंजीरें उसे जकड़ लेती हैं, वो ताना मारते हुए कहता है, अब भी हम तुम्हें कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम टावर से वापस कैसे आए, लेकिन मैं तुम्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। स्किल, डिवाइन आर्मामेंट और ज्यादा जंजीरें प्रोटैगनिस्ट को कसकर जकड़ लेती है, उसे वही रोक देती है, जबकि उसके सामने एक विशाल नुकीला हथियार बन जाता है। वाह, ये तो काफी प्रभावशाली है। चुप रह कमीने। वे सारे नुकीले हथियार सीधे उसकी तरफ उड़ते हैं और पूरे इलाके को चीरते हुए निकल जाते हैं। उसके ऊपर ब्लेडों का ढेर लग जाता है, एक के ऊपर एक। क्या वो आखिर मर गया? मुझे तो हैरानी हुई थी कि वो डेविल्स टावर से वापस भी आ गया। फिर भी वो हमेशा की तरह बेवकूफी निकला, जो सीधे मुझसे भिड़ गया। क्या उसे लगा कुछ लेवल उप्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स काफी होंगे? कितना बेवकूफ है। क्या उसे सच में लगा कि मैंने पिछले 20 साल कुछ नहीं किया? तभी उन ब्लेडों के अंदर से हरी रोशनी चमकने लगती है। बड़ा आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है। अचानक एक विस्फोट होता है, सारे ब्लेड उछल जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके बीच से निकलकर सीधे उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे वो पीछे उड़ जाता है। वो इससे बच कैसे गया? क्या तुम सच में लिगम हो? प्रोटैगनिस्ट हंसता है। तो आखिर तुझे समझ आ ही गया, मोटे कमीने। वो अपना पैर बड़े आदमी के पेट पर रख देता है और आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं सच में वापस आ गया हूँ। वो जिंदा बाहर कैसे निकला? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे हथियारों से भी अब कचरे जैसी बदबू आती है। ऐसी रिकवरी तो एक्वेरियस हीलर्स के लिए भी नामुमकिन होनी चाहिए। तभी सिस्टम के संदेश दिखाई देते हैं। आपने मौत के करीब का अनुभव किया, शर्तें पूरी हुई, स्किल अनलॉक हुई, 13 एडसेंस। धन्यवाद, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। अब क्यों न मैं कुछ नया आजमाऊं? अरे रुको प्लीज। सिस्टम आगे बोलता है। गॉड एरीज लिगम को देखकर सदमे में है। वो रोते हुए पूछता है कि लिगम अभी तक जिंदा क्यों है? गॉड एरीज कांपते हुए कहता है, ये नामुमकिन है। फिर गॉड एरीज गालियां देता हुआ गायब हो जाता है। बड़ा आदमी घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? कोई भगवान कैसे गायब हो सकता है? प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मुझसे लड़ना बेकार है। आज मैं दयालु महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा जितना मैंने सहा था। वो ये बात चेहरे पर दया भरी मुस्कान के साथ कहता है। फिर वो बड़े आदमी की पिटाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ह्यूगो अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और पूछता है, यहाँ आखिर हुआ क्या है? पूरी जगह तबाह हो चुकी है। ह्यूगो चारों तरफ नजर डालता है। ये ऊर्जा, यांग वेई, ये काम जरूर लिगम का है। सिर्फ वही ऐसा हाल छोड़ सकता है। उसके साथ आया एक आदमी कहता है, कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ से अभी भी यांगी की ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन किसी जिंदा इंसान के लिए ये बहुत कमजोर है। आखिर हुआ क्या? ह्यूगो पहले कुछ नहीं कहता, फिर वो अपनी ऑरा छोड़ता है और उनसे कहता है, एक पल के लिए पीछे हटो। अगले ही पल वो गायब हो जाता है और सीधे वहां पहुंचता है जहां बड़ा आदमी था। आसपास देखने के बाद वो गाली देता है, लिगम, वो कमीना, उसने यहाँ एक संदेश भी छोड़ दिया है। बेवकूफ कमीना, अब अगला तमाशा क्या करने वाला है? इसके बाद सीन आयरिस के घर पर बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट आराम से पहुंचता है और कहता है, तो यांगी ने जो डिवाइन आर्टिफैक्ट मुझसे चुराया था वो यहाँ है। वो अंदर जाता है और जल्दी ही उसे बड़े आदमी की एक मूर्ति दिखाई देती है, जबकि आसपास लोग घूम रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ देखकर कहता है, उस कमीने को अमीर दिखने का कितना शौक है, इतनी दौलत दिखा रहा है, लेकिन मैं अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को पहले ही महसूस कर सकता हूँ। और ये नकली रेलिक्स क्या है? लगता है वो मेरे घर के कपड़े भी उठा लाया, लेकिन ये सारे हथियार नकली हैं। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, लिगम द्वारा इस्तेमाल किया गया टूथपिक। तो तुम यहाँ हो मेरे प्यारे। तभी सीन बदल जाता है। लाल अलार्म बजने लगता है और लोग घबरा जाते हैं। चोर है, जल्दी करो, सभी गार्ड एरिया बी में पहुंचो। जब वे वहां पहुंचते हैं तो प्रोटैगनिस्ट हाथ में वो टूथपिक पकड़े खड़ा होता है। कुछ ही पलों में पूरी सुरक्षा टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हाथ ऊपर करो,
सामान नीचे रखो और शांति से आत्मसमर्पण कर दो। वो बस उनकी तरफ देखता है। हाँ, मेरा मन नहीं है। वो उस छोटे से टूथपिक को उछाल देता है और वो हर चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। लोगों को हवा में उड़ा देता है। लोग इधर उधर फेंके जाते रहते हैं, जबकि वो आराम से कहता है, तुम्हें वही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, है ना? फिर उसका रूप बदल जाता है। पहले वो टूथपिक था और अब वो एक स्लाइम बन गया है। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, लाइम। सिस्टम घोषणा करता है, आपने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट अनलॉक किया है। क्रिएशन गाइडेंस के सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला स्लाइम। रैंक एस, ट्रेड शेप चेंज रैंक एस। इसके बाद एक और संदेश आता है, क्रिएशन वर्कशॉप स्किल अनलॉक करने की शर्तें पूरी हो गई है। 1.5 मीटर की एक वर्कशॉप बनाई गई है। डिफॉल्ट वर्कशॉप रेंज अनलॉक हो गई है। प्रोडक्शन, रिपेयर, रीइंफोर्समेंट और डिसमैंटलिंग। क्रिएशन स्किल के एंग्रेव होने के साथ सभी चीजें बनाने वाले स्लाइम के ट्रेड्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकले। तभी एक और सिस्टम विंडो दिखाई देती है। एरीज के डिवाइन आर्टिफैक्ट की एनर्जी बहुत जोर से डिटेक्ट हो रही है। खाली हाथ लौटना थोड़ा निराशाजनक होगा। छोटा स्लाइम उसे देखता रहता है जबकि वो आगे बढ़ता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, फार्म करने का समय आ गया। फिर दृश्य बदलता है और ह्यूगो कहता है कि वो बहुत देर से आया। उस बड़े आदमी की हवेली पहले ही बर्बाद हो चुकी है और लोग घबराकर हर तरफ भाग रहे हैं। गम, प्लीज ये बंद करो। पीछे लोग लगातार भागते रहते हैं और दृश्य फिर बदल जाता है। अब नायक कहता है, मुझे भूख लगने लगी है। ह्यूगो चिल्लाता है, गम, हाँ। टाइसन रोते हुए भाग कर आता है, लेकिन वो गियान को देखे बिना उसके पास से निकल जाता है। इसके बजाय वो एक बेचारे आदमी को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि अगर लिगम जिंदा था तो उसे तुरंत उसके पास आना चाहिए था। फिर वो पूछता है कि वापस आने के बाद उसने क्या किया। एमसी उसे उलझन में देखता रहता है, जबकि टाइसन लगातार बोलता रहता है कि उसकी टांग तो ठीक लग रही है लेकिन बाकी शरीर नहीं, और पूछता है कि ऐसी हालत में वो कहाँ भागा जा रहा है। इससे लायम का सब्र टूट जाता है। वो ह्यूगो के चेहरे पर लात मारता है और कहता है, अपने दोस्त को भी नहीं पहचान सकता, बेवकूफ। ह्यूगो खून थूकता है और अभी भी हैरान है, जबकि पास खड़ा बेचारा आदमी साफ तौर पर यहाँ से निकलना चाहता है इससे पहले कि हालात और खराब हों। ह्यूगो एकदम रुक जाता है। फिर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उस स्लाइम को देखता है और घूरने लगता है। रुको, क्या तुम सच में? लायम उसकी बात काट देता है, जरूरत पड़ी तो फिर मारने के लिए तैयार। टाइसन, बेचारा आदमी मुश्किल से बोल पाता है। फिर टाइसन आखिरकार कहता है, गू, और पूरी भावुकता के साथ गियान से लिपट जाता है। लायम भी खुश दिखता है। टाइसन यकीन नहीं कर पा रहा, वो सच में जिंदा है। लेकिन गू उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है और टाइसन सदमे में पीछे हट जाता है। नायक उसे अचानक गले लगाने के लिए डांटता है और इससे टाइसन को और यकीन हो जाता है, हाँ, ये पक्का गू ही है। तभी सिस्टम चेतावनी देता है, अपोलो आ गया है। सब रुक जाते हैं। उनके पीछे सुनहरी आभा उठती है और अपोलो दिखाई देता है। टाइसन साफ तौर पर घबराया हुआ उसे देखता है, जबकि अपोलो अपनी आंखें खोलकर गियान को अजीब नजर से देखता है। टाइसन और ज्यादा बेचैन हो जाता है, लेकिन लायम शांत रहता है। फिर अपोलो सीधे उनके सामने आ जाता है और ह्यूगो समझ नहीं पाता कि वो यहाँ क्यों आया है। अपोलो बस चुपचाप गियान को देखता रहता है। एमसी भौहें सिकोड़कर पूछता है कि ये क्या है। सिस्टम कहता है कि अपोलो को शक है कि लिगम सच में बच गया है और वो देखना चाहता है कि क्या ये वास्तव में वही है। ह्यूगो समझ नहीं पाता कि वो ऐसा कैसे करेगा। अपोलो अपना धनुष लिगम की तरफ उठाता है और सोचता है कि एक फायर एरो सच बता देगा। ह्यूगो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपोलो से ऐसा न करने की विनती करता है। दूसरी तरफ वो सोचता है कि शायद इस पागल भगवान से भी छुटकारा पा लेना चाहिए। आखिर वो किसी ऐसे आदमी पर तीर चला रहा है जिससे अभी अभी मिला है। ह्यूगो हालात शांत करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि सब ठीक है, गियान घायल भी नहीं दिख रहा। नायक कहता है कि वो पहले कुछ हिसाब बराबर करना चाहता है। ह्यूगो चौंक जाता है, क्या? फिर उसे एमसी का वॉइस मैसेज याद आता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, जबकि गियान बोलता रहता है। वो कहता है कि वो अभी अभी टावर से बाहर निकला और पता चला कि उसका घर बेच दिया गया, उसका नाम खराब कर दिया गया और उसके सारे रेलिक्स गायब हो गए। ह्यूगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि फिलहाल सिर्फ एक मुक्का मारेगा, और वो सच में ऐसा करता है। ह्यूगो वो मुक्का खा लेता है
और कहता है कि इस मुक्के से साबित हो गया ह्यूगो सच में लिगम का आदमी है। तभी यांगवे के गार्ड्स चिल्लाते हुए पहुंचते हैं कि उन्हें वो मिल गया। वो सबको कहते हैं कि रेलिक्स चुराने वाले आदमी को पकड़ो। गियान पलक झपकाता है, फिर उसे याद आता है कि उसका पीछा किया जा रहा था। ह्यूगो लिगम से पूछता है कि आखिर उसने चुराया क्या है। नायक आराम से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, फिर सामान से भरा एक बैग दिखाता है। ह्यूगो समझ जाता है कि उसने यांगी के रेलिक स्टोरेज को लूट लिया है। ये देखकर लायम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर पूछता है कि जियान ने आखिर कैसा बवाल खड़ा कर दिया है। गार्ड्स उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन उनका नेता उन्हें रोक देता है और कहता है कि एमसी ऐसा आदमी नहीं है जिससे वो निपट सके। उसे पता है कि उनके जैसे और लोगों को बुलाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक जबरदस्त हवा का झोंका पूरे इलाके को चीरता हुआ निकल जाता है और लियम सोचता है कि ये क्या था। फिर कुछ वहां छलांग लगाकर आता है। उनमें से एक समझ जाता है कि कौन आया है। एक विशाल तलवार जमीन पर आ गिरती है और सब समझ जाते हैं ये एरीज का अवतार है, बीस्ट ऑफ रिचेस। वो जीव ह्यूगो और लिगम के ठीक सामने दहाड़ता है। दोनों ऊपर देखते हैं और ह्यूगो तुरंत घबरा जाता है। ये एरीज का अवतार है। वो जियान से कहता है कि यांग डब्ल्यूईआई से जो कुछ लिया है उसे फेंक दे और भाग जाए, लेकिन जियान उसे आराम करने को कहता है। वो कहता है कि उसके पास एक योजना है। फिर लाइम को बुलाता है। लाइम की आंखें चमकने लगती है और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। कुछ पल बाद वो ज्ञान के हथियार जैसी दिखने वाली चीज बाहर निकालता है। नायक जानता है कि इस हालत में उस हथियार से अवतार से लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो उसका असली रूप बुलाता है जो अब तक सोया हुआ था। हरी ऊर्जा उसके पुराने हथियार के चारों ओर लिपटने लगती है और ह्यूगो सोचता है कि ये कैसी शक्ति है। तभी बिजली गिरती है और ज्ञान के हाथ में एक विशाल नई तलवार आ जाती है। अब वो कहता है कि ये आखिरकार काम की हो गई। सिस्टम बताता है कि फ्यूकस की शक्ति से रेलिक जाग गया है और उस कॉन्स्टलेशन स्नेक हंटर ट्रेड की वजह से तलवार को फैटल स्ट्राइक इफेक्ट मिल गया है। उसकी धार और तेज हो गई है और उसकी शक्ति बढ़ गई है। एक और स्किल अनलॉक होती है, 13 एथ सेंस। अब ज्ञान दुश्मन के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों और विनाश के रास्ते को देख सकता है। एमसी मुस्कुराता है तो ये उसकी नई शक्ति है। वो तुरंत इसे आजमाता है और राक्षस की कमजोर जगह देख लेता है। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो सीधे उस दानव की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि ह्यूगो पीछे से देखता रहता है। उसे याद आता है कि ज्ञान हमेशा ऐसे ही लड़ता था, सबसे आगे जाकर दुश्मन पर टूट पड़ता था, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। वो उससे जल्दी खत्म करने को कहता है, लेकिन तभी राक्षस अपना पंजा उसके ऊपर मारता है। जब वो करीब पहुंचता है, ह्यूगो सदमे में चिल्लाता है, लेकिन राक्षस के पंजे के साथ कुछ हो जाता है। ज्ञान शिकायत करता है कि ह्यूगो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। मजाक में कहता है कि उस जानवर के पैरों की बदबू लगभग उसे मार ही देती और कहता है अब मेरी बारी है। राक्षस हैरान रह जाता है जब उसका पंजा उड़ता हुआ दूर चला जाता है। ज्ञान ने उसे एक ही वार में काट दिया था। दानव दर्द से दहाड़ता है और सिस्टम उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है। बीस्ट ऑफ रिचेस पिचू ने अपनी स्किल इस्तेमाल की है। वो लगातार दहाड़ता रहता है, लेकिन नायक शांत खड़ा होकर कहता है कि अगर वो चुप रहता तो सजा से बच जाता। अब वो धीरे धीरे शुरू करेगा। वो फिर से हमला करने की तैयारी करता है और सिस्टम घोषणा करता है कि ओफस का ट्रेट सक्रिय हो रहा है। स्नेक हंटर ज्ञान तलवार घुमाता है और एक विशाल स्लैश जमीन के ऊपर से राक्षस की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी ताकत रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई बहुत दूर तक निकल जाती है। सब लोग सिर्फ हैरानी से देखते रह जाते हैं। ज्ञान अपनी जगह पर खड़ा रहता है और विनाश का वो निशान दिखाता है कि उसका वार कितना ताकतवर था। ह्यूगो समझ जाता है कि ये शक्ति बिल्कुल उस एमसी जैसी है जब वो अपने सबसे अच्छे दौर में था। राक्षस पूरी तरह हार चुका है और सिस्टम घोषणा करता है कि उसने एक अवतार को हरा दिया है और उसके डिविनिटी पॉइंट्स बढ़ गए हैं। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या वो बीस्ट ऑफ रिचेस पिचू को अपना अवतार बनाना चाहता है। ज्ञान हैरान हो जाता है। अवतार तो सिर्फ 12 गॉड्स के नियंत्रण में होने चाहिए, तो ये भी संभव है। वो राक्षस के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। उसकी आभा उसे घेरने लगती है और उस जीव के पंख भी निकल आते हैं। सिस्टम पुष्टि करता है कि बीस्ट ऑफ रिचेस पिचू अब फ्यूकस का अवतार बन गया है।
वर्तमान अवतार की संख्या 1। अब वो अजीब तरह से प्यारा दिखने लगा है। पिचू छोटा हो जाता है और अपने नए मालिक को गले लगा लेता है। गियान उसे उठा लेता है। वो कहता है, ऐसा बीस्ट ऑफ रिचेस तो एक शानदार ट्रेजर चेस्ट बनेगा। पीछे खड़ा ह्यूगो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसने दूसरे सैंक्चुरी के अवतार को भी अपना बना लिया और ह्यूगो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कौन सी हालत थी जिससे ये संभव हुआ। गियान कुछ देर तक उस छोटे जीव को गोद में लिए रहता है। तभी सिस्टम फिर दिखाई देता है। वो कहता है कि पिचू को एक नाम दिया जा सकता है। नायक कुछ देर सोचता है, फिर उसका नाम पिग्गी रख देता है। इसके बाद दृश्य ह्यूगो के घर में बदल जाता है। सी उसे गद्दार कहता है और ह्यूगो पलटकर पूछता है कि क्या गियान को अंदाजा है कि वो कितना परेशान था। गियान शांत होकर कहता है कि अगर वो गलत नहीं है तो ह्यूगो ने शादी कर ली, परिवार बसा लिया और आराम से जिंदगी जी, जबकि उसका दोस्त उस भयानक टावर में फंसा हुआ था। गियान उसे लगातार घेरता रहता है, फिर मजाक में कहता है कि शायद अब वो उसके अपने घर में उसे लूट नहीं पाएगा। वो वही बात और सीधे तरीके से दोहराता है, लेकिन ह्यूगो कहता है कि चिंता मत करो, नायक जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है क्योंकि वो वहाँ अकेला रहता है। ये बात उसके मुंह से अचानक निकल जाती है और ह्यूगो माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। फिर वो घबरा जाता है और समझाता है कि उसका तलाक नहीं हुआ है, बस उसकी पत्नी, रहने दो। वो उसे कहता है कि इसे भूल जाओ। इसके बजाय वो पूछता है कि आखिर उस टावर के अंदर हुआ क्या था। मन ही मन ह्यूगो तय करता है कि वो अभी संजय या युवा को गियान के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि पहले वो दोनों उसके लिए पागल थे। ह्यूगो टावर के बाहर कैलेमिटीज से लड़ रहा था, इसलिए उसे कभी पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ था या बाकी सेंस गियान की जगह स्कारलेट आइस का सिर लेकर बाहर क्यों आए थे। गियान कहता है कि सच्चाई बहुत सीधी और बुरी है। उसके साथ धोखा हुआ था और उसे एक जाल में फेंक दिया गया था। वो जगह कैलेमिटीज से भरी हुई थी लगातार और कैलेमिटीज आती रहीं और यहाँ तक कि स्कारलेट आइस भी फिर से जिंदा हो गया। ये सुनकर ह्यूगो चौंक जाता है। स्कारलेट आइस फिर से जिंदा हो गया था। नायक इसकी पुष्टि करता है। वो बताता है कि वो राक्षस टावर के और अंदर था और उसका असली रूप एक विशाल फायर ड्रैगन था। गियान कहता है कि उसने फिर भी उस हरामी को मार दिया था, लेकिन असली समस्या स्कारलेट आइज नहीं था। असली समस्या टावर का एडमिनिस्ट्रेटर था। वो आदमी मरे हुए कैलेमिटीज को फिर से जिंदा कर सकता था। एमसी उन्हें जितनी बार भी मारता वो बार बार वापस आ जाते। किसी तरह वो फिर भी वहां से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन सच कहूं तो उसे लगा था कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस पागल आदमी ने लंबे समय तक उसे बहुत यातनाएं दी। आखिर में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और टावर के एडमिनिस्ट्रेटर को हरा दिया। अगर मुझे सही याद है, उसके बाद मैं मलबे के नीचे दब गया था। जब मेरी आंख खुली तो गुफा से सारे राक्षस गायब थे और किसी तरह मुझे ये नई शक्तियां मिल गई थी। एक बात पक्की है, जिसने मुझे धोखा दिया था उसे टावर के बारे में सब कुछ पता था। तभी वो मुझे उस गुफा में फंसा पाया जो कैलेमिटीज से भरी हुई थी। उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए था कि वो जगह कहाँ है। मैं उन सबको इसकी कीमत चुकवाऊंगा जिन्होंने मेरी चीजें छीनी और मेरे बारे में बुरा बोला, लेकिन जिसने मुझे धोखा दिया उसके लिए मैंने कुछ खास सोच रखा है। पहले मुझे तैयारी करनी होगी। ये सब सुनकर ह्यूगो हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। गियान कहता है कि उसे वो सामान बनाना है जो वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। फिर वो अपने सामने रखे छोटे लकड़ी के घोड़े पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और उसकी स्किल दिखाई देती है। क्रिएशन वर्कशॉप लेवल 1 ये ऐसी वर्कशॉप बुला सकती है जो कुछ भी बना सकती है। सिस्टम इस्तेमाल करने लायक क्राफ्टिंग मटेरियल्स ढूंढना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या वो डिवाइन रेलिक मटेरियल्स इस्तेमाल करना चाहता है। उपलब्ध मटेरियल्स की एक सूची सामने आ जाती है। करप्टेड एसेंस ऑफ द क्वीन स्पाइडर, इसमें जमा मैजिक पावर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। कैलामिटी फ्रैगमेंट डिवाइन रेलिक की सफलता की संभावना और शक्ति बढ़ाता है। इसके अलावा एरीज के कई डिवाइन रेलिक्स भी डिटेक्ट होते हैं, वही रेलिक्स जो वो एरीज के घर से लाया था। गियान फैसला करता है कि वो सब कुछ एक साथ डालकर कोशिश करेगा। रेलिक बनाना शुरू हो जाता है। पूरा घर हरी रोशनी से ढक जाता है और सिस्टम के नए संदेश दिखाई देते हैं। क्रिएशन कंप्लीट, एक डिवाइन रेलिक बनाया गया है और उसमें ईगो पैदा हो गया है। इमिटेशन हॉर्स रैंक डी, अगर किसी का नाम इस रेलिक पर लिखा जाए तो वो व्यक्ति जिस किसी को छुएगा उसकी मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर सकेगा। ये 1 घंटे के लिए दूसरे व्यक्ति की 10% मैजिक पावर ले सकता है और अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार है।
गियान खुश हो जाता है। ईगो वाला डिवाइन रेलिक अपने आप भी आगे बढ़ सकता है। ह्यूगो हैरानी से ताली बजाता है। फिर भी वो कहता है कि ईगो वाला इतना बड़ा आइटम भी देखने में खास नहीं लगता, और घोड़ा तुरंत उस पर नाराज हो जाता है। वो पलटकर जवाब देता है, क्या उसे अंदाजा है कि इसे बनाने में कितने मटेरियल्स लगे हैं? रेलिक पूछता है कि क्या वो बचे हुए मटेरियल से कुछ और बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन नायक फिलहाल उसे छोड़ देता है। फिर ह्यूगो अपना सुर बदल लेता है, उसके डिजाइन की तारीफ करता है और कहता है कि डिवाइन रेलिक बनाना सच में कमाल की बात है। एमसी याद दिलाता है कि अभी कुछ देर पहले वही उसकी बुराई कर रहा था और कहता है कि उसे थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। फिर ह्यूगो पूछता है कि क्या उसने डेविल्स टावर में डिजाइन भी सीखा था। गियान कुछ पल सोचता है और कहता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि अब से ह्यूगो कितना काम का साबित होता है। उन्हें उन नकली सेंट से निपटना शुरू करना होगा। बेचारे ह्यूगो के सिर पर एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। वो पूछता है कि नायक ऐसा करने की योजना कैसे बना रहा है। दूसरे सेंट्स को उनके इलाकों से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। गियान पूछता है कि क्या उन्हें बाहर लाने के लिए ये काफी होगा। वो एरीज के घर का असली डिवाइन रेलिक है, गोल्डन फ्लीस चेस्ट। सिस्टम समझाता है, गोल्डन फ्लीस चेस्ट रैंक SS, ये किसी भी चीज को अपने अंदर रख सकता है और कीमत चुकाने पर उसके अंदर रखी चीजों की संख्या भी बढ़ा सकता है। ये सबसे बेहतरीन ट्रू डिवाइन रेलिक्स में से एक है। ह्यूगो पूछता है कि अगर वो इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता तो इसे साथ क्यों लाया। गियान कहता है कि उसने सुना था आयसो एक ऐसा सेंट है जिसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इसे उनकी तरफ के खर्च के लिए लाया है। आयसो चिढ़ जाता है और कहता है कि वो गरीब नहीं है। फिर पूछता है, रेलिक का रैंक जितना ऊंचा होगा उतने ज्यादा मटेरियल्स लगेंगे, है ना? एमसी कहता है कि वो इसका इस्तेमाल अपने मटेरियल्स को बढ़ाने और ऐसे डिवाइन रेलिक्स बनाने के लिए करेंगे जो बाकी सबको कुचल दे। ह्यूगो पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेंगे जबकि वहां कोई भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। गियान उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ह्यूगो उसे याद दिलाता है कि वो एरीज का सेंट नहीं है, वो सगिटेरियस का सेंट है। क्या उसने ध्यान नहीं दिया? नायक ने नहीं दिया था। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर ह्यूगो कहता है कि शायद एमसी इसे इस्तेमाल कर सकता है। गियान इस बात को भी मना कर देता है और कहता है कि उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, लेकिन फिर वो ऐसे ही बात करते करते बता देता है कि वो पहले ही एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को वो डिक्लेरेशन भेज चुका है। ह्यूगो दंग रह जाता है। वो तुरंत पूछता है, तुमने क्या भेजा और कहाँ भेजा? ह्यूगो कहता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं, उन्हें कोई और तरीका सोचना होगा। नायक गुस्से में वही सवाल दोबारा पूछता है और उसे पागल कहता है। दृश्य कोरिया के ब्लू हाउस में बदल जाता है, जहां एक मीटिंग चल रही है। एक आदमी गुस्से में बाकी लोगों को डांट रहा है। वो कहता है कि वो लोग एक स्पाइडर तक को नहीं हरा पाए और सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा बैठे। वो कहता है कि उन्हें कैलेमिटी से लड़ने की जगह चार्म्स बेचने पर ही टिके रहना चाहिए था। वो डिवाइन कैप्टन डिवाइन लायन ओलिवर है, लेकिन कोई उसकी बात काट देता है। वो डिवाइन लायन को अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहते हैं। ओलिवर कहता है कि उसने सुना है किसी अजनबी आदमी ने क्वीन स्पाइडर को हरा दिया। फिर वो सोचता है कि कहीं मरा हुआ गियान वापस जिंदा तो नहीं हो गया। दूसरा आदमी उसे हद में रहने को कहता है। साफ है कि वो एमसी की पुरानी हीरो स्टोरीज को लेकर जरूरत से ज्यादा दीवाना है। वो आदमी जेमिनी डिवाइन कैप्टन चो सन हक है, वही जिसने गंजे आदमी और डैगर यूजर को सुपरमार्केट से भागने को कहा था। चो पूछता है कि समस्या क्या है। अगर वो सच में ज्ञान था तो जाहिर है कि वो उस स्पाइडर को आसानी से हरा सकता था। क्या उन्होंने वो मशहूर रशियन सब्जुगेशन वीडियो नहीं देखी? लेकिन एक और आदमी बहस करता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे बाकी सेंट से बफ्स मिले थे और उसके हथियार भी उसे दिए गए थे। इतना सपोर्ट उन्हें मिलता तो वो उससे भी बेहतर कर लेते। ट्रॉय ड्राइली जवाब देता है कि शायद उसे क्वीन स्पाइडर को हराने के लिए पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला था, इसलिए वो असफल रहा, है ना? वो आदमी तुरंत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ सच्चाई साफ कर रहा है। एरीज की तरफ ने एक एसराइन डिसाइपल की कुर्बानी की वजह से क्वीन स्पाइडर को हराया था। ट्रॉय उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह, एरीज के पास इतना ताकतवर आदमी है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। हालांकि उसे शायद क्वीन स्पाइडर के पेट के अंदर ढूंढना पड़ेगा। बहस चलती रहती है, जबकि पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि ब्लू हाउस गुंडों का अड्डा बन गया है।
तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है और चिल्लाता है कि प्रेसिडेंट तुरंत न्यूज चालू करें क्योंकि ब्रॉडकास्ट पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। रिपोर्टर बताता है कि उनके स्टेशन को एक रहस्यमयी पैकेज मिला है जिसमें खुद को यांगी बताने वाले किसी व्यक्ति की भेजी हुई तस्वीरें और एक छोटा सा संदेश है। तस्वीरों में यांगी बुरी तरह पिटा हुआ दिख रहा है और नोट में लिखा है, मैं वापस आ गया हूँ। हैंडराइटिंग एनालिसिस में 99% मैच मिला है। ये लिखावट उसी लायन की है जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। फिर दृश्य वापस ह्यूगो के पास आता है। वो चिल्लाते हुए नायक से पूछता है कि उसे ये सब भेजने की क्या जरूरत थी। एमसी कहता है कि ये वो डिक्लेरेशन था। वो उन्हें तैयार रहने को कह रहा है क्योंकि वो उन सब के सिर उखाड़ने वाला है। ह्यूगो लगातार चिल्लाता रहता है और कहता है कि ये पागल आदमी जरा ध्यान दे। यांगी को हराना ही पहले से बहुत बड़ी समस्या थी, फिर उसे अपनी वापसी का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। गियान उसे सुधारता है, यांगी मरा नहीं है। ह्यूगो एकदम रुक जाता है। क्या? गियान कहता है, तकनीकी रूप से वो जिंदा है लेकिन सच में जी नहीं रहा। ह्यूगो पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी नायक जवाब दिखाता है, तड़ा, ये यांग WEI है। वो एक टेडी बियर उठाकर दिखाता है और बियर पसीना बहा रहा होता है। उसके अंदर से यांग WEI गियान को गालियां देता है। ह्यूगो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या वो सच में यांगी है। बियर के अंदर से यांग WEI चिल्लाता है कि MC उसे बाहर निकाले। वो बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई है। अब वो यांगी की आत्मा को दबा सकता है। वो बियर से ऐसे बात करता है जैसे वो कोई शरारती बच्चा हो, जबकि यांगी अंदर लगातार कांपता रहता है। ह्यूगो पूछता है कि क्या ऐसा कुछ सच में संभव है। गियान उस बात को नजरअंदाज कर देता है और उसे कुछ और देखने को कहता है। वो उसे एक ऑरेंज पीलर थमा देता है। ह्यूगो को समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, तो नायक समझाता है कि डेविल्स टावर में उसकी पीठ पर निशान बनाने के लिए इसी ऑरेंज पीलर का इस्तेमाल किया गया था। जिसने उसे मारने की कोशिश की थी उसी ने इसका इस्तेमाल किया था और इस पर बने निशान देखकर नहीं लगता कि ये किसी आम आदमी की चीज थी। ह्यूगो पूछता है कि क्या गियान को अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है, लेकिन MC उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और टेडी बियर को खींचता रहता है जिसके अंदर अब यांग WEI है। वो कहता है कि वो कुछ देर के लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट स्टोर जाएगा। ह्यूगो पूछता है क्यों। गियान कहता है कि शायद वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति ने ये निशान पहले कहीं देखे हों। फिर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और नायक कुछ कपड़े उधार मांगता है। ह्यूगो कहता है कि वो अलमारी में रखी कोई भी चीज पहन सकता है। दृश्य फिर बदल जाता है। अब स्टाइलिश कपड़ों में तैयार गियान कहता है कि इस बार वो सर्वेंट नंबर 2 को घर पर छोड़ देगा। ये सुनकर ह्यूगो रुक जाता है और पूछता है, नंबर 2 तो नंबर 1 भी है। MC कहता है कि वो वापस आ जाएगा। सर्वेंट नंबर 1 यानी ह्यूगो गुस्से से भर जाता है, जबकि टेडी बियर में फंसा यांगी उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर कहानी वापस उसी जगह पहुंचती है जहां उसने पीचू से लड़ाई की थी। अच्छे कपड़े पहनी हुई कुछ महिलाएं वहां आती है और चारों तरफ देखने लगती है। उनमें से एक कहती है, एरीज का सेंट यहाँ भी नहीं है और उसकी डिवाइन पावर भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। फिर दृश्य बदलता है और कोई आराम से नहाते हुए सोच रहा है कि वो कहाँ गया होगा। वो एक्वेरियस सेंट सोफी मोटी है। शायद वो अपनी सारी दौलत के साथ गायब हो गया। वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये परेशानी की बात होगी, खासकर अगर उसने उसकी पीठ पीछे किसी दूसरे सेंट से सौदा कर लिया हो। वो जानना चाहती है कि वो मोटा आदमी कहाँ गया। दूसरी महिला सावधानी से कहती है कि शायद वापस लौटा हुआ लायन यांग WEI को उठाकर ले गया हो। ये सुनकर सोफी बस मुस्कुराती है। वो शांत स्वर में कहती है, ये मजाक मजेदार नहीं है, और बिना चेहरे का भाव बदले दूसरी महिला का सिर नहाने के पानी में दबाने लगती है। डरकर वो महिला तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसने हद पार कर दी। सोफी उसे छोड़ देती है और कहती है कि योजना के अनुसार डिवाइन आर्टिफैक्ट स्टोर जाओ। वो कहती है कि उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बेचने और ड्रामा ऑक्शन के लिए पैसे जुटाने की तैयारी करनी है क्योंकि वो ऑक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तभी एक और बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाकर कहता है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बाकी सेंट्स ने भी ड्रामा ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर दिया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है, क्या? फिर दृश्य लायन एकेडमी में बदल जाता है। कुछ ताकतवर आदमी हैरानी से आगे देख रहे हैं। उनके सामने एक जानवर जैसा दिखने वाला आदमी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। वो भारी स्क्वाट पूरा करता है और फिर वजन नीचे गिरा देता है।
तभी कोई उसके पीछे आता है और कहता है कि ज्ञान का आर्टिफैक्ट ड्रामा ऑक्शन में आने वाला है। ये सुनकर वो कुछ पल चुप हो जाता है। फिर वो वजन जमीन पर गिरने देता है और हंसते हुए कहता है कि आखिरकार वो सामने आ ही गया। वो घोषणा करता है कि ज्ञान का आर्टिफैक्ट उन्हीं का होगा। ये लियो सेंट स्टीवन है। इसके बाद बिजली की चटकती आवाज के साथ एक पोर्टल खुलता है। नायक उसमें से बाहर निकलता है। ह्यूगो का बेटा कहता है कि टेलीपोर्टेशन सच में बहुत काम की चीज है और लाल बालों वाला लड़का जवाब देता है कि आमतौर पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जेमिनी से जुड़े लोगों के लिए ये मुफ्त है। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट स्टोर कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। ज्ञान उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि उसे एक अप्रेजर की जरूरत थी और उसे एक SS रैंक अप्रेजर से मिलवा दिया गया। लाल बालों वाला लड़का बात टाल देता है, लेकिन फिर उसे अपने बॉस का आदेश याद आता है। वो उस आदमी से मिल चुका है जिसने स्पाइडर क्वीन को हराया था, इसलिए उसे हर हाल में पूरा सहयोग देते हुए उस पर नजर रखनी है। वो अपने फोन की तरफ देखता है और आह भरता है। तभी ज्ञान पूछता है कि क्या उस घटना के बाद उसका बॉस उसे परेशान कर रहा है। लड़का तुरंत मना कर देता है। फिर MC उसे एक चीज देता है और कहता है कि ये कीड़ों के खिलाफ काफी काम आई थी। उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। वही ऑरेंज पीलर, जैनिस डिजायर, रैंका। इसकी स्किल 2 टू-फेस्ड सोल्जर्स बुलाती है, एक लाल और एक नीला, और फिर कोई रैंडम एबिलिटी सक्रिय होती है। लाल बालों वाला लड़का बताता है कि जब ज्ञान इसे अपने घर से लाया था तब ये जंग लगी हुई नहीं थी। ज्ञान कहता है कि उसने इसे ठीक कर दिया है, हालांकि इसके इफेक्ट्स थोड़े बदल गए हैं, इसलिए हैरान मत होना। लड़का हैरान होकर उसका धन्यवाद करता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और कहता है यही SS रैंक अप्रेजर काम करता है। अंदर अचानक एक आदमी चौंक जाता है, जबकि बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि इतनी खूबसूरत महिला सच में यहाँ आई है। ये वही बॉडीगार्ड है जो पहले एक्वेरियस सेंट के साथ थे। वो ऐसे अंदर आती है जैसे पूरी जगह उसी की हो। वो क्लर्क के पास जाती है और कहती है कि ऑक्शन से पहले वो कुछ डिवाइन आर्टिफैक्ट्स अप्रेजर के पास जमा कराना चाहती है। घबराया हुआ क्लर्क माफी मांगता है और बताता है कि अप्रेजर इस समय किसी दूसरे ग्राहक के साथ है। ये बात उसे पसंद नहीं आती। उसकी मौजूदगी में वो किसी और की मदद करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर भी वो मीठी मुस्कान बनाए रखती है और कहती है कि वो पास में इंतजार कर लेगी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार सोचती रहती है कि अंदर आखिर कौन है।